हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कोरिलेशन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को समझना। वो रिलेशनशिप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। ये सब चीज़ें हम कोरिलेशन एनालिसिस में मेजर करते हैं, और साथ के साथ हम ये भी मेजर करते हैं कि वो रिलेशनशिप की गहराई, उसकी डेंसिटी, उसका एक्सटेंट कितना है। ये दोनों चीज़ें हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस में मेजर करते हैं। पहली चीज़ आपको मेजर करनी होती है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो वो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है दो वेरिएबल के बीच में। और फिर अगर आपको पता लग जाता है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, फिर आपको मेजर करना होता है उस कोरिलेशन का एक्सटेंट और डेंसिटी, गहराई कितनी है उस कोरिलेशन की, उसको हम मेजर करते हैं। उसी को कोरिलेशन एनालिसिस बोलते हैं। नॉर्मली दो वेरिएबल्स या तो कोरिलेटेड होते हैं या नहीं होते हैं। अगर वो नहीं है तो उनके बीच में कोरिलेशन, जैसे सपोज करो दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम उसमें बोलते हैं कि वो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर मान लो वेरिएबल रिलेटेड होते हैं तो या तो उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होती है या उनमें नेगेटिव कोरिलेशन होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी तीसरे फैक्टर की वजह से दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड नजर आते हैं। वैसे तो उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन कोई और, मान लो सपोज करो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, लेकिन z एक फैक्टर है जो x को भी प्रभावित करता है और y को भी प्रभावित करता है, जिस वजह से x और y आपस में कोरिलेटेड नजर आते हैं। असली में उनके बीच में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बट थर्ड फैक्टर की वजह से कोरिलेशन दिख रही होती है। जैसे सपोज आपको एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, कोरिलेशन बिटवीन राइज इन इनकम एंड राइज इन वेट। कहते हैं कि क्या इनमें दोनों में कोरिलेशन है? अब देखिए, इनकम के राइज होने में और वेट के राइज होने में सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थर्ड फैक्टर इनको को भी प्रभावित करता हो और वेट को भी प्रभावित करता हो, जिसकी वजह से इस इनकम और वेट में आपको कोरिलेशन नजर आएगी। तो ऐसी कोरिलेशन को स्पूरियस कोरिलेशन, या आप कह सकते हो कि इसमें नो कैजुअल रिलेशनशिप है, इसलिए इसको हम स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कोरिलेशन का मतलब होता है किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में आपस में कोरिलेशन को मेजर करना, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट को मेजर करना कोरिलेशन कहलाता है। कोरिलेशन अब बताएगा कि वेरिएबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो नहीं करता तो छोड़ दीजिए, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जिनमें कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है और या नेगेटिव कोरिलेशन है, और फिर आपको मेजर करना है कि उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि कई बार दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड होते नहीं है, बट किसी थर्ड फैक्टर की वजह से उनके बीच में कोरिलेशन नजर आता है, और उसको हम स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं। ये हमने काफी डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था। अब कोरिलेशन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो यूनिवेरिएट होता है और बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें हम साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अगर हम एक ही वेरिएबल को एट ए टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे सपोज करो आपने डिस्पर्शन का चैप्टर पढ़ा, उसमें हम एक ही वेरिएबल को एट ए टाइम स्टडी करते हैं। जैसे उससे पहले आपने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा पढ़ा, उससे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, उसमें भी हम एक ही वेरिएबल की बात कर रहे थे। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में भी हम एक ही वेरिएबल से रिलेटेड डाटा कलेक्शन करने की बात कर रहे थे। तो वहां पर अभी तक हमने एक ही वेरिएबल की बात की है। यहां पर हम दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। जब हम दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। कोरिलेशन में यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो उसका कोरिलेशन किसके साथ मेजर करोगे? अगर वो अकेला ही है तो हम वहां पे कोरिलेशन मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि कोरिलेशन में हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, जहां पे दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। उन दोनों वेरिएबल के बीच में हमें कोरिलेशन को मेजर करना है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते हो दो वेरिएबल का, उसको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होगा, एक अनग्रुप्ड होता है, या आप कह सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप एग्जांपल ले सकते हो, एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल है, 1 2 3, और ये आपका मान लीजिए मीटर में दिया हुआ डाटा,
और मान लीजिए ये केजी में दिया गया है, दोनों के दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, दोनों के बीच में दोनों का डाटा दिया हुआ है 2 kg, 3 kg और 4 kg। तो अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते हो तो आपको ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वो भी बाइवेरिएट है, बट वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा, एक अनग्रुप्ड होता है, अनग्रुप्ड, और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तब होता है जब हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और ये तब होता है जब आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है जी, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी बाइवेरिएट में भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हम एक्स और वाई को हम यहाँ पे एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। और सिमिलरली जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो बाइवेरिएट में, तो वहाँ पर एक ऑफ कोर्स दो वेरिएबल है, तो एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करते हैं, और दूसरा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से होता है। जैसे सपोज करो एक एक्स है और इधर ही आपने वाई मेजर कर लिया, मान लो 2, 4, 6, 8 और 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर वाई दे रखा है 1, 2 और 3। इसके बीच में आप वेरिएबल को मेजर कर लेते हो। आपको याद होगा मैंने क्लास में ये बात बताई भी थी आपको, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर देते हो। यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, और ये तरीके आपको इस तरीके से मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेट कर दिया। इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ बाइवेरिएट डाटा। बाइवेरिएट डाटा के बेस केस में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपने एक्स को मेजर कर लिया, यहाँ पे आपने वाई को मेजर कर लिया, और दोनों आपके डिस्क्रीट वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल को साइमल्टेनियसली पढ़ना बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो वो अनग्रुप भी हो सकता है। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो अनग्रुप होगा, और अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन केस ऑफ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लो आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करना चाहते हो तो देखिए, यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर आप y लिख लीजिए। x लिखिए 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। ठीक है, ग्रुप्स बना दिए हैं। और यहाँ पर भी 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30। यहाँ पे आप बीच में टेबल बना दीजिए, और यहाँ पे आप टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लोगे। 1 मिनट इसको मैं कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 5। तो ये हो गया आपके 15, और यहाँ 2, 2, 3, 5 और 3, और ये भी आपका 15 होगा। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। मैंने आपको क्लास में ये डिटेल में आपको बताया था। और यहाँ पर भी 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ये बन गया आपके पास 5। यहाँ पर आपके पास 4 आ गया, यहाँ पर आपके पास 3 आ गया, तो ये बन गया आपके पास टोटल 12। और इधर भी देख लीजिए 12 बन जाएगा, 3, 3, और ये बन गया 6। तो इस तरीके से आपका ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर आप सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो ऐसा हो जाता है, एक्स और वेरिएबल वाई को लिख दीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है तो सिंपल आप एक्स और वाई को साइमल्टेनियसली स्टडी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो इन केस ऑफ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में यूज करते हैं, और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कंटीन्यूअस वेरिएबल के केस में यूज करते हैं। ये आप जानते हो। अब आप देखिए अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखिए ऐसे प्रेजेंट करोगे। एक वेरिएबल एक्स है, उसको आप हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट कर रहे हो, और दूसरा वेरिएबल आपका वाई है, उसको आप वर्टिकल प्रेजेंट कर रहे हो, और बीच में आपने फ्रीक्वेंसीज की एलोकेशन कर दिया दोनों
वेरिएबल को साइमल्टेनियसली ध्यान में रखे हुए फ्रिक्वेंसी के टैली मार्क्स लगा दिए हैं, और टैली मार्क लगाने के बाद आपने फिर उन टैली मार्क्स का टोटल करके फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली हैं। सेम अगर ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले आपने क्लासेस बना ली हैं, दोनों की एक्स वेरिएबल को आपने हॉरिजॉन्टली दिखा दिया और वाई वेरिएबल को आपने वर्टिकली दिखा लिया। दोनों की क्लासेस उनके डाटे के हिसाब से बन जाएंगी, और फिर आप बीच में टैली मार्क्स दोनों को साइमल्टेनियसली ध्यान में रखे टैली मार्क लगा लोगे, और टैली मार्क लगाने के बाद आप उन टैली मार्क का टोटल जब करोगे तो आपके पास फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। तो ये दोनों आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। जब हम बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो ये आगे फर्दर हमने इसको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही मेन कैलकुलेशन करोगे, हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा डिटेल में आगे डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर जो भी डिस्कशन करना हम यहीं कर लेंगे। अब देखिए, जो बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो उसके आगे दो टाइप का होता है, उसमें दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, टू टाइप्स। एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बात मैं कर रहा हूँ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आगे दो तरीके का होगा, एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर हम दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दो हो गए हैं, एक एक्स और एक वाई। जब आप एक्स को स्टडी कर रहे हो तो वाई को ध्यान में रख रहे हो, जब आप वाई को स्टडी कर रहे हो तो एक्स को ओवरऑल ध्यान में रख के पढ़ रहे हो, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर दो हो जाएंगे। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो होते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर आप एक वेरिएबल को स्टडी करते हो तो दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड कंडीशन लगा के कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहां पर आपके पास एक्स को आपको स्टडी करना है, तो y से रिलेटेड आप कंडीशन लगा सकते हो, या y को आप स्टडी करना चाहते हो तो x से रिलेटेड आप कंडीशन लगा सकते हो। जैसे सपोज करो अगर आपको x को स्टडी करना है तो y से रिलेटेड आप तीन कंडीशन लगा सकते हो। इसको एक कंडीशन ये वाली लगा सकते हो, दूसरी कंडीशन ये वाली लगा सकते हो, तीसरी कंडीशन ये वाली लगा सकते हो। सिमिलरली जब आप y को स्टडी करना चाहते हो तो वहां पर आप पांच कंडीशन लगा सकते हो। एक x के लिए इसकी कंडीशन, इस क्लास की कंडीशन लगा देंगे, एक इस क्लास की कंडीशन लग सकती है, एक इस क्लास की कंडीशन लग सकती है, एक इस क्लास की कंडीशन लग सकती है, और एक इस क्लास की कंडीशन लग सकती है। तो इसलिए जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलवेज p प्लस क्यू होते हैं। टोटल इतनी कंडीशन लगा के हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आगे दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंडीशनल होता है और दूसरा मार्जिनल होता है। मार्जिनल का मतलब यहाँ पर हम दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं दूसरे वेरिएबल को कंसीडर करके स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली। जब आप दूसरे को स्टडी करते हो तो पहले को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं। तो क्योंकि आप दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हो तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो हो गए हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होते हैं, जब आप एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हो तो दूसरे वेरिएबल की रिलेटेड कुछ कंडीशन लगा देते हो, तो कितनी कंडीशन आप टोटल लगा सकते हो उसके हिसाब से कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं। ये ऑलवेज p प्लस क्यू होगा, ठीक है। ओके सर, ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। इन केस ऑफ बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो p इंटू क्यू होते हैं। p का मतलब आप देख लीजिए एक ये अब रोज एंड कॉलम के हिसाब से देख लीजिए कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेल बन गए हैं। तो अब मान लीजिए p आप रोज मान लीजिए और क्यू आप कॉलम मान लीजिए, तो टोटल कितने आपके पास सेल्स बनेंगे। ये सेल्स बात हो रही है, इनके सेल्स की बात हो रही है कि ये सेल्स कितने बनेंगे, तो p इंटू क्यू आपके पास होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ सेल्स इसमें जीरो हो इन केस ऑफ बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये था आपके पास टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यूनिवेरिएट को हम कोरिलेशन में पढ़ते नहीं है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं आगे, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग, मैंने आपको बता दिया, दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। और कैसे स्टडी कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है दो वेरिएबल कोरिलेटेड है। तो देखिए, जब आप एक वेरिएबल में चेंज करोगे, अगर दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। व्हेन एवर यू चेंज वन वेरिएबल एट द सेम टाइम, ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल अगर चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर वो दूसरी साइड में चेंज हो रहा है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो तो साइमल्टेनियसली अगर दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है
तो हम बोलते हैं कि दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड है। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर मैं एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा हूं और दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है, प्रपोर्शन अलग हो सकता है, तो हम बोलेंगे दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर एक वेरिएबल को मैं इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो मैं बोलूंगा कि उसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये अगर होता है कि अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं और दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा नो कोरिलेशन यहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जनरली पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन होती है। और अगर कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता तो हम उसको बोलते हैं कि नो कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, व्हेनेवर यू चेंज वन वेरिएबल एज ए रिजल्ट अगर अनदर वेरिएबल में चेंज आता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है पॉजिटिव। चेंज पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब अगर मैं अपने एक वेरिएबल को डिक्रीज करता हूं और दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, और या फिर मैं एक वेरिएबल को इंक्रीज करता हूं तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। सेम नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, अगर मैं एक वेरिएबल को इंक्रीज करता हूं, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, या पहले वेरिएबल को डिक्रीज कर रहा हूं और दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा दोनों वेरिएबल के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक वेरिएबल को मैं चेंज करता हूं और दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता, तो हम बोलेंगे यहां पे नो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। याद रखना, अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे तो कोरिलेशन आपकी जीरो होती है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे लिखा हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपको कोरिलेशन मेजर करनी है, तो आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, वो आप सिंपली लिख सकते हो नो कोरिलेशन। ठीक है सर, ये था कोरिलेशन एनालिसिस। अब मेजरमेंट कोरिलेशन की कैसे करोगे? कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास ग्राफिक मेथड है, स्कैटर डायग्राम है, और दूसरा आपके पास अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड में हमें कोरिलेशन मेजर करने के 3 मेथड हैं। एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, दूसरा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, तीसरा कंकरेंट डेविएशन मेथड है। सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम यानी कि ग्राफिकली कोरिलेशन को मेजर करने की बात करते हैं। देखिए, जब आप ग्राफिकली कोरिलेशन को मेजर करोगे तो आप एक 2 एक्सेस आपको मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अगर आपके ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो हम इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। डिपेंड करता है कि वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जनरली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एक्सेस के ऊपर एक वेरिएबल को प्लॉट कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल को दूसरे एक्सेस के ऊपर प्लॉट कर देते हैं, और उनकी वैल्यूज को जब आप प्लॉट करते हो तो एक स्कैटर डायग्राम के रूप में एक फिगर बन जाती है, उसी को स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और इस स्कैटर डायग्राम में लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन दोनों को दिखाया जा सकता है। ओके, तो आप देखिए नीचे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, एक वेरिएबल को हमने यहां पर मेजर कर लिया, दूसरे वेरिएबल को हमने यहां पर मेजर कर लिया, और जब हमने वेरिएबल को मेजर किया और फिर उसको पॉइंट करके एक डायग्राम बनाया, तो उसको हम एक बिखरा हुआ डाटा, स्कैटर्ड इसलिए बोलते हैं कि कुछ बिखरा सा हुआ डाटा आपके पास एक फिगर सामने आ जाती है, उसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। और ये स्कैटर डायग्राम में ये ऐसा डायग्राम भी बन सकता है आपका, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। स्कैटर डायग्राम में ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, कैसा भी डायग्राम बन सकता है। आपका काम क्या करना होता है कि एक एक्सिस के ऊपर आप एक वेरिएबल को प्लॉट कर दीजिए, दूसरे एक्सिस के ऊपर आप दूसरे वेरिएबल को प्लॉट कर लीजिए, और जब आप दोनों को प्लॉट कर लोगे और जो एक फिगर सामने आएगी प्लॉट करने के ऊपर, आपने किसी लाइन से उनको ज्वाइन नहीं करना, जस्ट पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं, और फिर जो वो फिगर प्लॉट करने के बाद आपके सामने आएगी उसी को हम स्कैटर्ड डायग्राम बोलते हैं। याद रखिए, एक एक्सिस के ऊपर आप एक वेरिएबल प्लॉट कर रहे हो, दूसरे एक्सिस के ऊपर आप दूसरा वेरिएबल प्लॉट कर रहे हो। दोनों वेरिएबल एक एक्सिस के ऊपर प्लॉट नहीं कर रहे, एक वेरिएबल पे एक वेरिएबल को एक एक्सिस पे और दूसरे वेरिएबल को दूसरे एक्सिस के ऊपर जब आप प्लॉट करोगे, और जो पॉइंट्स आप एलोकेट करोगे उनको किसी लाइन से या किसी बार डायग्राम से ज्वाइन नहीं करना। तो सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जो आपके सामने फिगर आएगी उसी को स्कैटर डायग्राम बोलेंगे। स्कैटर डायग्राम की शेप की मदद से हमें अंदाजा लगेगा कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या लीनियर है नॉन लीनियर है। याद रखिए, स्कैटर डायग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरिलेशन कैसी है। कोरिलेशन लीनियर भी हो सकती है, लीनियर का मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन भी हो सकती है, और नॉन लीनियर का मतलब, नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब आप जानते हो कि जिसमें सीधा सीधा रिलेशनशिप नहीं होता। पॉजिटिव कोरिलेशन तो होती है बट सीधी सीधी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता, प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। तो दोनों चीजें आप यहां पर प्लॉट करोगे। अगर कोरिलेशन नहीं भी हो रही तो भी आप प्लॉट कर दोगे, लीनियर है तो भी आप प्लॉट कर दोगे, नॉन लीनियर है तो भी आप प्लॉट कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्कैटर डायग्राम को। ठीक है, स्कैटर डायग्राम की शेप को देख के हमें अंदाजा लग जाता है कि कोरिलेशन की नेचर क्या है। जैसे सपोज कीजिए, यहां पर एक वेरिएबल को आपने यहां पर प्लॉट किया, मान लीजिए आपने एक्स को यहां पे प्लॉट किया और वाई को आपने यहां पर प्लॉट कर दिया। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं।
एक वेरिएबल को आपने ए को यहां पर प्लॉट कर दिया मान लीजिए, और बी को यहां पर प्लॉट कर दिया। प्लॉट करके आपके सामने एक डायग्राम बन गया। अब देखिए, एक वेरिएबल के बढ़ने से, अगर आप एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि जब लेफ्ट कॉर्नर से राइट की तरफ अपवर्ड डायग्राम बनता है तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। बट ये पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, अगर लीनियर होता तो स्ट्रेट लाइन से इसको प्रेजेंट किया जाता। पॉजिटिव कोरिलेशन तो दिख रही है, बट ये नॉन लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिमिलरली अगर आप दूसरे डायग्राम पे जाते हो, ए वेरिएबल को यहाँ पे प्लॉट किया और बी वेरिएबल को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया। जब आपने पॉइंट्स प्लॉट किए तो आप देख रहे हो एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर फिर अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर आप देखते हो इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हो तो आप स्ट्रेट लाइन मिल जाती है आपको। यहाँ पर जब आप इसको प्लॉट कर रहे होते हो तो आपको जो लाइन मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मिल गई है तो आपको इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कोरिलेशन आपकी पॉजिटिव बोलती है, और ये पॉजिटिव कोरिलेशन 1 के बराबर होती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि 1 के बराबर कैसे होती है। अगर मान लीजिए डायग्राम ऐसा बन गया, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बन गया, एक वेरिएबल को आपने यहाँ पर मेजर किया, दूसरे वेरिएबल को आपने यहाँ पर मेजर किया, ठीक। अब देखिए, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल गिर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, ये नॉन लीनियर है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो ये नॉन लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन है। और दूसरी डायग्राम में देखोगे, अगर एक वेरिएबल को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, दूसरे वेरिएबल को अगर आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, दोनों को प्लॉट करते हुए आप देखते हो कि नेगेटिव स्लोप बन रही है, मतलब डाउनवर्ड स्लोप एक लाइन बन रही है, और लेकिन वो लाइन स्ट्रेट है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन है। एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल फॉल करता है, इट्स क्लियर है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। बट ये नेगेटिव कोरिलेशन स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आप अगले डायग्राम में लेके आओगे तो आप देखो, कोरिलेशन का कोई शेप ही नहीं बन रहा, ठीक है। वेरिएबल को आप एक को यहाँ पे प्लॉट कर देते हो और बी वेरिएबल को अगर आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, और जब आप इन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे साइमल्टेनियसली प्लॉट कर रहे हो तो एक डायग्राम गोला सा बन गया है, कोई भी शेप अदर बन जाती है। तो आपको आइडिया नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आप देखिए, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल पहले बढ़ रहा है और फिर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ना, इसमें कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक वेरिएबल पहले बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल भी पहले बढ़ रहा है और फिर फॉल कर रहा है, क्लियर। पहले बढ़ रहा है इसके साथ साथ, तो यहां तक तो पॉजिटिव कोरिलेशन नजर आ रही है और बाद में नेगेटिव कोरिलेशन हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर आप बोलोगे कि यहां पर नो कोरिलेशन, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। इसको भी नो कोरिलेशन बोलते हैं, इसको भी नो कर्विलिनियर कोरिलेशन का मतलब भी नो कोरिलेशन ही होता है, ठीक है सर। तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम से हमें नेचर ऑफ कोरिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में नेचर ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है वो पता चल जाता है। एक वेरिएबल को एक एक्सिस के ऊपर और दूसरे वेरिएबल को दूसरे एक्सिस के ऊपर जब आप प्लॉट करते हो तो आपको एक डायग्राम जो नजर आता है उसके हिसाब से आपको नेचर ऑफ कोरिलेशन का अंदाजा लग जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नो कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट पॉजिटिव है या नॉन परफेक्ट है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका बेनिफिट ये होता है कि स्कैटर डायग्राम से हम हर टाइप की कोरिलेशन को दिखा सकते हैं, लीनियर को और नॉन लीनियर को भी दिखा सकते हैं और नो कोरिलेशन को भी दिखा सकते हो एक ही डायग्राम में, क्लियर है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि स्कैटर डायग्राम से हमें ये तो पता चल जाता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये नहीं पता चलता है इस कोरिलेशन की डिग्री क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तो उसको मेजर नहीं कर पाते हो। इट इज सिंपल एंड नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। ये सिंपल है और हम कोई मैथ्स का भी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। दूसरा है लिमिटेशन है, स्कैटर डायग्राम एक रफ मेजरमेंट है कोरिलेशन का, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं आपको पता चलता स्कैटर डायग्राम से। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि डिग्री क्या है कोरिलेशन की, गहराई क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वो आप इस नहीं जान पाते हो, इसलिए इसकी ये लिमिटेशन है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया है जो मैंने आपको करा दिया। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन मेजर करने का सबसे बेस्ट मेजर है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोरिलेशन जो इसने कार्ल पियर्सन ने मेजर की, उसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन को मेजर करने के लिए एक एब्सोल्यूट मेजर चुना,
और दूसरा रिलेटिव है। एक आपका एब्सोल्यूट मेजर हो गया, एक आपका रिलेटिव मेजर हो गया। एब्सोल्यूट मेजर को उसने कोवेरियंस बोला, ठीक है। और जो रिलेटिव मेजर होगा उसको बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, दूसरे इसी को हम आर से डोनेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही हम आर से डोनेट करते हैं। तो कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन के दो कंसेप्ट दिए, एक एब्सोल्यूट दिया है, एब्सोल्यूट आप जानते हो हम डिस्पर्शन में पढ़ के आए एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेथड का क्या फर्क होता है। एक रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेथड यूनिट फ्री नहीं होता, एब्सोल्यूट मेथड यूनिट फ्री नहीं होता। मतलब यूनिट फ्री का मतलब अगर डाटा केजी में है, लीटर में है, तो एब्सोल्यूट मेजर में वो केजी और लीटर उसके आंसर में कोरिलेशन में दिखेगा। लेकिन आप रिलेटिव मेजर है, ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एब्सोल्यूट मेजर में जो कोरिलेशन की वैल्यू है, कोवेरियंस है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी जा सकती है। कोवेरियंस की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी जा सकती है। तो इसलिए ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोरिलेशन ज़्यादा है या कम है। हम दो वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस निकाल भी लें तभी हमें अंदाजा नहीं लगता कि कोवेरियंस ज़्यादा है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, कितनी करती है उसका हमें अंदाजा नहीं लगता, कि हमें कंपैरिजन करने के लिए कोई फिगर नहीं होती है। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हम कैसे कंपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें, ये एक रिलेटिव मेजर होता है, क्योंकि ये रिलेटिव मेजर है तो ये यूनिट फ्री होता है। इसमें ना तो केजी आता है, ना मीटर आता है, ना लीटर आता है, ये यूनिट फ्री होता है। और इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है। तो आपको यहां पर कंपेयर करना भी बड़ा इजी हो जाता है। आपको मालूम है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 होगी, तो उसके साथ कंपेयर करके देख लीजिए कि आपकी कोरिलेशन कितनी नेगेटिव है, और आपको पता लगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अगर बिल्कुल पॉजिटिव होगी तो मैक्सिमम कोरिलेशन 1 होगी। तो आप अपनी कोरिलेशन को इसके साथ कंपेयर करके मेजर कर सकते हो कि कितनी पॉजिटिव है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब कोवेरियंस का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। कोवेरियंस में कार्ल पियर्सन ने क्या किया, कार्ल पियर्सन ने जो कोवेरियंस मेजर किया वो एक नए कंसेप्ट से किया। उसने क्या किया, उसने कहा कि दो वेरिएबल ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, नॉर्मल, और 4 5 8, एक मिनट, 5 10 15 और 20, कहते हैं इन दोनों के बीच में अगर आप कोरिलेशन को मेजर करना चाहते हो तो कोवेरियंस निकाल लीजिए आप। ठीक है, कोवेरियंस कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट मेजर कोरिलेशन का कोवेरियंस है। तो कहता है कि काम कीजिए, एक्स को अपने मीन के साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, और y को y के मीन के साथ कंपेयर कर लीजिए, और दोनों की डेविएशन निकाल लीजिए। फिर देखिए कि क्या दोनों वेरिएबल अपने मीन से सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल अपने अपने मीन से किस डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं, क्या वो सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि दोनों वेरिएबल अपने अपने मीन से किस डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। पहले हम एक्स की बात कर लेते हैं, फिर वाई की बात कर लेते हैं। एक्स का मीन निकालोगे आप, एक्स का मीन आएगा आई थिंक 2.5 और वाई का मीन आएगा आई थिंक 12.5। चेक कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं कि एक्स अपने मीन से कैसे डेविएट हो रहा है। तो आप एक्स की डेविएशन जब निकालोगे तो स्मॉल एक्स बोलोगे। स्मॉल एक्स का मतलब हो जाता है कि डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो 2.5 ये आ गया -1.5, और ये आ गया -0.5, ये 0.5 आ गया, और ये 1.5 आएगा। डेविएशन का टोटल तो 0 ही आना है, आप जानते हो। फिर दूसरे वाई की डेविएशन निकाल लेते हैं। वाई की डेविएशन उसके मीन से निकालोगे तो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करोगे तो -7.5 आएगा, ये -2.5 आ जाएगा, और ये 2.5 पॉजिटिव आएगा, और ये 7.5 पॉजिटिव आएगा, ये भी 0 बन जाता है। अब आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, जब आप ये x की डेविएशन उसके मीन से आ गई है और ये y की डेविएशन उसके मीन से आ गई है। अब दोनों को कंपेयर करके देख लिए, दोनों वेरिएबल अपने मीन से सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। कैसे पता चल रहा है सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है, देखो शुरू वाली आइटम्स नेगेटिव डेविएट हो रही है दोनों के केस में, और बाद वाली आइटम पॉजिटिवली डेविएट हो रही है दोनों वेरिएबल के केस में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखिए पॉजिटिव बन जाएगा। ये आपका 1.5 इंटू 7.5, ये आपके पास आएगा 11.25, और
0.5 इंटू 2.5 ये 1.25 आ जाएगा, और 0.5 इंटू 2.5 ये भी 1.25 आ जाएगा, और ये भी आएगा 11.25। जब आप इसको जोड़ोगे, अब देखो सारे पॉजिटिव फिगर्स आ गए, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। 11.25 प्लस 11.25 प्लस 2.5 ये आपके पास आ गया 27.5। ये आपका कोवेरियंस आ जाएगा। अभी कोवेरियंस होता है दोनों के बीच में समीशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन एन, तो 27.5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 4, और 4 से डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, ये 6.875 दोनों के बीच का कोवेरियंस है। ध्यान देना, दोनों के बीच का कोवेरियंस 6.875 है। अब ये 6.875 ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट ये नहीं पता कि ये ज़्यादा है या कम है। ये कोवेरियंस की लिमिटेशन है, इसलिए हम कोवेरियंस को रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता रहा हूं कि कोवेरियंस का जो कंसेप्ट कोरिलेशन के लिए कार्ल पियर्सन ने यूज किया वो सिंपल था। उसने बोला कि हर वैल्यू उसके मीन के साथ कंपेयर कर लीजिए और डेविएशन निकाल लीजिए। एक्स को उसके मीन के साथ कंपेयर कर लीजिए और डेविएशन निकाल लीजिए, वाई को उसके मीन के साथ कंपेयर कर लीजिए और डेविएशन निकाल लीजिए। फिर आपको करना क्या है, फिर आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव मीन से, तो उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं तो वो उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। अब पता कैसे चलेगा कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में वो डेविएट हो रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं? तो काम करते हैं ना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। और अगर मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। तो ये कोवेरियंस का कंसेप्ट है। और फिर बाद में उस टोटल डेविएशन को जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके हम एवरेज निकाल लेते हैं, उसी को हम कोवेरियंस बोलते हैं। कोवेरियंस इंडिकेट कर देता है कि देयर इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। कोवेरियंस की अपनी लिमिटेशन है कि कोवेरियंस आपको ये तो बता देता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट ये नहीं बता पा रहा कि कोरिलेशन ज्यादा है या कम है, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए इंफिनिटी है। पॉजिटिव कोरिलेशन 6.875 किसके साथ कंपेयर करोगे? इन्फिनिटी के साथ कंपेयर करोगे। इन्फिनिटी के साथ आप कैसे कंपेयर कर लोगे? आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कितनी कोरिलेशन है, ज़्यादा है या कम है। और दूसरी इसकी लिमिटेशन ये भी होगी कि ये यूनिट फ्री नहीं होता। ठीक है, कोरिलेशन यहाँ पर यूनिट्स में एक्सप्रेस होती है, जो भी डाटे का यूनिट्स होता है उसमें कोवेरियंस आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज हम कोरिलेशन मेजर करने के लिए कोवेरियंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आर। ये बेसिकली होता है कोवेरियंस को जब आप उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे, एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन में से डिवाइड करोगे, तो इस केस में आपके पास जो आएगा वो आर आ जाएगा। ये रिलेटिव मेजर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू या तो -1 या +1 के बीच में रहेगी। -1 मैक्सिमम नेगेटिव कोरिलेशन होती है, परफेक्ट नेगेटिव होगी तो -1 कोरिलेशन होगी दोनों वेरिएबल के बीच में, और अगर +1 होगी तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी दोनों वेरिएबल के बीच में। तो कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लीजिए। इसके पीछे का कारण मैंने आपको मेन क्लास में बता दिया था कि हम क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। एक चीज और याद रखिए नोट करके कि कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई को मल्टीप्लाई करके कभी भी किसी भी हालत में मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है या तो वो कोवेरियंस के बराबर होगा या उससे लेस होगा। ऑलवेज याद रखिए ये बात, क्योंकि आपको मालूम है आर जो होगा कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो या तो ये नीचे वाली फिगर ऐसी होगी, ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में ये स्टैंडर्ड डेविएशंस आए ना, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दोनों या तो आर से ज्यादा हो, कोवेरियंस से ज्यादा होंगे या उसके बराबर होंगे, ताकि जो आर आए वो या तो 1 आए या 1 से छोटा आए। ठीक है जी, ओके सर। तो ये था आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम आगे चलते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर करना मैंने बता दिया कि कोवेरियंस को इसका एक मेजर तो एब्सोल्यूट मेजर है जिसको हम कोवेरियंस बोलते हैं, वो होता है समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन एन होता है। और दूसरा मेजर जो होता है इसका वो रिलेटिव होता है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, जिसको हम निकालने के लिए कोवेरियंस को दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाता है। अब आप जानते हो कि कोवेरियंस को नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं, आप मेन क्लासेस में तो मैंने बताया था कि कोवेरियंस आप मीन से भी निकाल सकते हो, अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट एक्चुअल डाटा से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन अपने डिस्पर्शन में पढ़ा था, मीन से भी निकाल सकते हो, अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, एक्चुअल डाटा से भी निकाल सकते हो। इसलिए ये वाले फॉर्मूले में अगर कोवेरियंस के ये वाले फॉर्मूले में मैं इसको मीन से निकालूं तो मेरा
कोरिलेशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को अज्यूम मीन से निकालूं तो मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा, और अगर इसी फॉर्मूले में मैं एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल करूं तो मेरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये वाला है, ठीक है। वो तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला कि कोवेरियंस को आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कोवेरियंस को भी आप एक्चुअल डाटे से भी निकाल सकते हो, अज्यूम डाटे से भी निकाल सकते हो, और आप मीन से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप तीनों तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर तो आप इस पूरे के लिए एक्चुअल डाटे मीन का इस्तेमाल करते हो तो आपका पहले वाला फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें अज्यूम मीन का इस्तेमाल करते हो कोवेरियंस के लिए भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी, तो आपके लिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल डाटे का सहारा लेते हो, एक्चुअल डाटा मतलब ना तो हम अज्यूम मीन लेते हैं, ना हम लोग एक्चुअल मीन का सहारा लेते हैं, एक्चुअल डाटे को लेके हम कोवेरियंस भी निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं। हमने डिस्पर्शन में ये बात पढ़ी हुई है। तो फिर हमारे लिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। और अदरवाइज आपका मेन फॉर्मूला ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख दिया, समेशन एक्स वाई अपॉन एन, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। अगर आप मीन का इस्तेमाल करना चाहते हो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप इस मेथड से निकाल सकते हो। अगर आप अज्यूम मीन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर आप एक्चुअल डाटे का सहारा लेना चाहते हो तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। और अगर आप मेन फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से ड्राइव्ड हुए हैं। मैंने आपको मेन क्लासेस में इन फॉर्मूलों को ड्राइव करके बताया था। अब आप बोलोगे सर क्या फॉर्मूलों को याद करना है, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद करोगे तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई इन फॉर्मूले पे बेस कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप याद कर सकते हो तो जरूर याद कीजिए, ठीक है सर। अब चलते हैं कार्ल पियर्सन, ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इसको हम लोग प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट या मेथड बोलते हैं। ये रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी बता देता है और डिग्री को भी बता देता है। इसके दो मेथड्स हैं, आपको मैंने बता दिया कि एब्सोल्यूट है जिसको हम कोवेरियंस बोलते हैं, दूसरा है आपका रिलेटिव मेजर है जिसको हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के आगे ये सारे मेथड मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इस कार्ल पियर्सन की कुछ अजम्पशंस है। कार्ल पियर्सन ने बोला है कि मेरा मेथड आप तभी फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कार्ल पियर्सन की, कि कार्ल पियर्सन ने बोला कि आप मेरा मेथड यानी कार्ल पियर्सन का जो कोवेरियंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का मेथड है वो तो आप, कार्ल पियर्सन कहता है कि वो तभी यूज कीजिए, ध्यान दीजिए, वो तभी यूज कीजिए अगर आपके वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता और अगर आप कार्ल पियर्सन का मेथड लगा देते हो तो भाई आपके जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट आएंगे, जो कोरिलेशन आएगा वो ऑथेंटिक नहीं आएगा, रिलायबल नहीं आएगा। इस बात को समझिए। आप लगा तो कहीं पर भी सकते हो, लेकिन उसका कहना है कि मेरा मेथड आप तभी यूज कीजिए जब आपके वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, और अगर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोवेरियंस का मेथड मत यूज कीजिए। इसने साफ साफ बोल दिया। दूसरा ये है कि ये जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ना, ये सिर्फ वेरिएबल के केस में काम करता है, ये एट्रीब्यूट्स के लिए काम नहीं करता। एक लिमिटेशन आप यहां पर और लिख दीजिए, लिमिटेशन तो नीचे लिखी भी होगी आई थिंक, यहां लिख दीजिए, बाद में पढ़ लेंगे। अप्लाई only in case of variables and not attributes। ठीक है, तो आप ये हमेशा वेरिएबल के केस में अप्लाई करोगे, एट्रीब्यूट्स के केस में आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो लीनियर रिलेशनशिप अगर नहीं है तो आप कार्ल पियर्सन का मेथड ना तो कोवेरियंस का ना ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का
यूज़ ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कोवेरियंस की प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। कोवेरियंस की प्रॉपर्टी तो एक ही है कि वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी करता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं। अब देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो -1 और +1 बोथ इंक्लूसिव के बीच में वेरी करेगा। बोथ इंक्लूसिव यानी कि -1 तब होगा जब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है और +1 होगा जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके बीच में आपकी कोरिलेशन वेरी करेगी। मैक्सिमम वैल्यूज ये हैं। और आपको मैंने बोल दिया कि कोफिशिएंट है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यूनिट फ्री होगा। ये एक रिलेटिव मेजर है, इसमें ना तो केजी का यूनिट होगा, ना मीटर का होगा, ना लीटर का होगा, ना मार्क्स का होगा, ना वेट का होगा, ना हाइट का होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरा यूनिट फ्री मेजर है, मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगता, बिल्कुल यूनिट फ्री होता है। अगर आपको बोला जाए कि क्वेश्चन आपको बता दे कि यूनिट फ्री मेजरमेंट कौन सा है तो आप बता सकते हो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक कोरिलेशन निकालने का यूनिट फ्री मेजर है, एक रिलेटिव मेजर है, इसमें यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, याद रखना ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन ऑलवेज जीरो होगी, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बीच की कोरिलेशन ऑलवेज जीरो होगी, आपको उनको दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो ही आप मान लीजिए, कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करके तो कोई फिगर आ जाएगी, लेकिन आपने मानना है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन नहीं होती है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं, अगर आप डाटे को चेंज करते हो, अगर आप रीजन चेंज करते हो, आप स्केल चेंज करते हो तो उसका असर क्या आएगा। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल है, कोवेरियंस है एक्स और वाई का, मान लीजिए 150 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का है मान लीजिए 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का है मान लीजिए 20, ठीक है। और देयरफॉर आर जो आ गया आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20, तो 150 को 200 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.75 आपका कोरिलेशन है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन एक्स और वाई, ठीक है। कंप्यूट आर बिटवीन यू एंड वी। आपको आर कंप्यूट करना है बिटवीन यू एंड वी इन द फॉलोइंग, इफ x and y is related to u and v in the following manner. ठीक, किस तरीके से 3x प्लस 2y 2v इक्वल टू 24 एंड 2u कर दीजिए यहाँ पर, और 3y प्लस 5v इज इक्वल टू 50 आपको निकालना है, ठीक है। ये सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन देखिए। आपको मालूम है कि अगर मैं आर यू वी निकालना चाहता हूं तो मुझको कोवेरियंस निकालना पड़ेगा यू एंड वी का, और डिवाइड करना पड़ेगा यू के स्टैंडर्ड डेविएशन से और वी के स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो पहले हम कोवेरियंस निकाल लेते हैं, है ना, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोरिलेशन आ जाएगा यू वी का। तो आप देखिए आपको मालूम है जो यू है वो कैसे बना, u इज इक्वल टू -3x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2, और v इज इक्वल टू काम करते हैं, यहां साइन चेंज करते हैं, यहां चेंज करते हैं -3, ठीक है। v इज इक्वल टू 3y अपॉन 5 प्लस 50 अपॉन 5, ये देखिए ये आ गया। अब आपको पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस
यू एन वी के अंदर। अब कोवेरियंस यू एन वी निकलेगा कोवेरियंस एक्स एंड वाई से। अब देखिए कोवेरियंस जो होता है ना वो डिस्पर्शन के तरीके से काम करता है। कोवेरियंस की जो ये स्केल और ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी है वो डिस्पर्शन वाली होती है। ओरिजिन से ऊपर ओरिजिन का फर्क तो कोवेरियंस पे नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना जो कोवेरियंस होता है ना वो ओरिजिन से बदलता नहीं है लेकिन स्केल से बदलता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कोवेरियंस है उसके ऊपर ओरिजिन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्केल का फर्क पड़ेगा। तो आप देखिए ये तो ओरिजिन चेंज होना है, प्लस माइनस करोगे तो ओरिजिन चेंज हो रहा है। यू जो आया है वो एक्स से आया है, आपने x का ओरिजिन चेंज किया और x का स्केल किया तो आपने u बना लिया। और जो v है वो y से आया, आपने y का ओरिजिन और y का स्केल चेंज किया तो आपने y बना लिया। तो आप देखिए जब आप कोवेरियंस u और v को निकालोगे तो ये कोवेरियंस x और y के कोवेरियंस से ही आएगा, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आएगा, स्केल का इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब आपको -3/2 इंटू 3/5 चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 150 इंटू -3/2 इंटू 3/5। ठीक, ये आ गया। अब दूसरा जी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू। आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर भी ओरिजिन का चेंज नहीं आएगा, स्केल का चेंज आता है, लेकिन साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। डिस्पर्शन में साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखो कोवेरियंस में ऐसा पॉइंट नहीं है, कोवेरियंस ओरिजिन से चेंज नहीं होता, ओरिजिन चेंज करने से कोवेरियंस के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, लेकिन स्केल चेंज करने से हमने देखो कोवेरियंस के ऊपर, ये कोवेरियंस आपने यूवी का निकाल लिया थ्रू कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई से ही तो यूवी बने हैं, तो ओरिजिन और स्केल चेंज करके हमने यूवी बना लिया। तो कोवेरियंस के ऊपर ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। और लेकिन अब जब डिस्पर्शन निकालोगे तो आपको याद होगा डिस्पर्शन की प्रॉपर्टी, डिस्पर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। डिस्पर्शन ना तो रेंज, ना इंटरक्वार्टल रेंज, ना मीन डेविएशन, ना स्टैंडर्ड डेविएशन। ओरिजिन चेंज होने से डिस्पर्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप स्केल चेंज करते हो तो डिस्पर्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप देखिए इसकी डिस्पर्शन कितनी आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का कितना था 10 इंटू मॉडुलस 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि यहां पर आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। और जब आप y का v का निकालोगे तो v का स्टैंडर्ड डेविएशन था 20, y का, इसका स्केल चेंज कर देते हैं 3/5, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है r, u एंड v का, तो वो होता है कोवेरियंस u, v डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v। ठीक है, ये आ गया 150 इंटू -3/2 इंटू 3/5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 इंटू 3/2 इंटू 20 इंटू 3/5। अब देखो इस 3/5 से ये 3/5 कट गया, इससे ये कट गया, लेकिन आपका आंसर है -0.75। तो अब देखो साइन का चेंज हो गया। तो आप कह सकते हो, ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ना तो ओरिजिन का असर पड़ता है ना स्केल का फर्क पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट। कोरिलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन सेम रहती है। बस साइन का ध्यान देना है कि अगर वेरिएबल में आपने साइन का चेंज कर दिया ना तो आपके कोरिलेशन में साइन बदल जाएगा। अगर दोनों वेरिएबल में साइन का चेंज किया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक वेरिएबल में आपने साइन का चेंज कर दिया है, स्केल निकालते समय आपने साइन बदल दिया है, या तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए या माइनस से डिवाइड कर लिया एक वेरिएबल में, दूसरा में कोई चेंज नहीं आया, तो आपका जो साइन है वो कोरिलेशन का चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कोरिलेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। अब देखिए हमने सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन का असर भी पड़ रहा था और स्केल का असर भी पड़ रहा था, मीन, मीडियन एंड मोड में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मीन, मीडियन एंड मोड में ओरिजिन चेंज करने का असर भी पड़ता है और स्केल चेंज करने का असर भी पड़ता है। लेकिन जब आप हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बात करते हो तो उसमें सिर्फ स्केल का असर पड़ता है और ओरिजिन वाली वहां पे प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अगर आप वेरिएबल का ओरिजिन चेंज करते हो तो आपको हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोबारा से निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिस्पर्शन पर आते हो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इसके 4 मेथड है। आपका रेंज है, इंटरक्वार्टल रेंज है जिसको हम क्वार्टल डेविएशन भी बोलते हैं, उसके बाद मीन डेविएशन है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। चारों इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि चारों के ऊपर ओरिजिन का असर नहीं पड़ता। ओरिजिन चेंज कर दोगे तो वेरिएबल का तो आपका आंसर सेम रहता है, लेकिन अगर आप स्केल चेंज करते हो तो उसमें चेंज आ जाता है, लेकिन साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, आप जानते हो ये। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे कोरिलेशन पे। कोरिलेशन में क्या होता है, ना तो ओरिजिन का फर्क पड़ता है। देखो कोरिलेशन में हम पहले कोवेरियंस की बात करते हैं। कोवेरियंस में सेम
ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हो, ध्यान देना, कोवेरियंस में तो ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज आ सकता है, ना तो ओरिजिन का चेंज आएगा ना स्केल का चेंज आएगा। साइन का चेंज तब आएगा जब आपने किसी माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक वेरिएबल में चेंज माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने उसके वैल्यू को चेंज किया तो आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है और उसमें स्केल में चेंज करके भी उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है सर। मेरिट्स ये मैंने आपको बता दी, ये चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में वेरी करती है, इट्स -1 एंड +1। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक यूनिट फ्री मेजर है, ठीक है। और तीसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका ऑलवेज 0 होता है। चौथा ये कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर ना तो ओरिजिन चेंज होने का असर पड़ता है ना स्केल चेंज होने का असर पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ साइन का आपको ध्यान रखना है कि उसमें तो नहीं चेंज आ रहा, ठीक है। ओके सर, अब चलते हैं मेरिट्स के ऊपर। इसकी मेरिट यही होती है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सबसे बड़ी मेरिट ये है कि आपको डिग्री और डायरेक्शन दोनों बता देता है। आपको ये भी बता देता है कि कोरिलेशन की नेचर क्या है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, और साथ में आपको ये भी बता देता है कि डिग्री क्या है। डिग्री कोवेरियंस से नहीं पता चलती, लेकिन जब आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हो, कोएफिशिएंट वाला मेथड, उससे आपको डिग्री पता चल जाती है कि कोरिलेशन ज्यादा है, वीक है, मॉडरेट है या स्ट्रांग है, ठीक है, वो पता चल जाता है। लिमिटेशन में सबसे पहले हम जो अज्यूम करते हैं, अजम्पशन कि लीनियर कोरिलेशन है, तभी आप इसको अप्लाई करोगे, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अजम्पशन ही इसकी लिमिटेशन है। हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हम इस मेथड को, कार्ल पियर्सन के एब्सोल्यूट वाले मेथड और रिलेटिव वाले मेथड को तभी अप्लाई करेंगे अगर आपके दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। और दूसरा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप सिर्फ मेजर करके इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि मेजर करके तो कोरिलेशन आ जाती है, बट हमें अदर फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला था, मान लीजिए आपके शू साइज और इंटेलिजेंस लेवल में कोरिलेशन निकल आई। एक शू साइज है और दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल इंटेलिजेंस लेवल है। शू साइज और इंटेलिजेंस लेवल की आपने जब कोरिलेशन निकाली, वो कोरिलेशन आपकी आ गई है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ऐसी कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। यानी कि जब आप कार्ल पियर्सन का मेथड फॉलो करोगे ना, चाहे कोवेरियंस का चाहे कोरिलेशन का, तो आपको बाकी फैक्टर्स को, रियलिटीज़ को ये भी देखना पड़ेगा कि स्पूरियस कोरिलेशन तो नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उन चीज़ों को ध्यान में रख के उस कोरिलेशन को इंटरप्रेट करना है। सिंपल ये नहीं है कि कोरिलेशन आ गया तो हम मान के चलेंगे, डिफाइंड हो जाएगी यहाँ तो कोरिलेशन पक्का ही एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं होगा। आपको बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही भी उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया था, सिर्फ वेरिएबल के केस में ही अप्लाई होता है। ये जब एट्रीब्यूट्स की कोरिलेशन निकालनी हो तो हम लोग कार्ल पियर्सन का मेथड फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कार्ल पियर्सन का मेथड खत्म हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हालांकि ये बेस्ट मेथड है कोरिलेशन का वेरिएबल के केस में, ये बहुत एक्यूरेट कोरिलेशन को मेजर करता है। बट वही है ना, अजम्पशन है कि लीनियर कोरिलेशन होनी चाहिए। नॉन लीनियर के लिए ये इसके जो आंसर्स आते हैं वो उतने एग्जैक्ट नहीं होते हैं जितने होने चाहिए, ठीक है सी। ओके सर, नेक्स्ट आता है आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये ऐसा कोरिलेशन है, ये एक मेथड डेवलप किया था प्रोफेसर स्पीयरमैन ने 1904 में। ये जो स्पीयरमैन की कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन एट्रीब्यूट्स की कोरिलेशन बोलते हैं इसको। क्वालिटेटिव डाटा की कोरिलेशन को मेजर करने के लिए ये हमने मेथड डेवलप किया था। हमने नहीं, स्पीयरमैन ने ये मेथड डेवलप किया था। वो कहता था कि आपका जो कार्ल पियर्सन का मेथड है वो तो सिर्फ वेरिएबल की कोरिलेशन को मेजर करता है, तो उसने एक मेथड डेवलप किया जो एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज की कोरिलेशन को मेजर करेगा, ठीक है। ये 1904 में मेथड दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये बाद में हमने उसके जो रैंक कोरिलेशन को सिर्फ क्वालिटेटिव डाटे तक ही सीमित रखा, हमने इसका इस्तेमाल वेरिएबल्स के लिए भी करना शुरू कर दिया है। आज हम रैंक कोरिलेशन को क्वालिटेटिव डाटे पे भी लगा देते हैं और क्वांटिटेटिव डाटे यानी कि वेरिएबल्स में भी यूज कर लेते हैं रैंक कोरिलेशन को, और हम लोग एट्रीब्यूट्स में भी यूज कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स में तो रैंक ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वेरिएबल के केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम वेरिएबल्स को रैंक से एलोकेट कर देते हैं और फिर उसको रैंक वाले डाटे में कन्वर्ट करके फिर हम लोग रैंक कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो आज आप कह सकते हो कि आप जो रैंक कोरिलेशन है वो वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर रहे हो और एट्रीब्यूट्स के लिए भी यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपको सिंपल एक आंसर देना पड़े कौन सा मेथड एट्रीब्यूट्स के
लिए रैंक कोरिलेशन मेजर करता है, तो आपके आंसर रैंक कोरिलेशन होना चाहिए। और रैंक कोरिलेशन एक रिलेटिव मेजर है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कार्ल पियर्सन ने दो मेथड दिए थे ना, एक एब्सोल्यूट दिया था कोवेरियंस और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया था। स्पीयरमैन ने सिर्फ एक ही मेथड दिया है और वो भी रिलेटिव है, वो रैंक कोरिलेशन आपका रिलेटिव मेथड है। यहां पर कोई भी, ध्यान दीजिए, यहां पर कोई भी मेथड एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ओके सर, और एक ये मैंने बता दिया, वी फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ब्यूटी और इंटेलिजेंस के बीच में हम लोग कोरिलेशन मेजर करना चाहते हो तो हम लोग रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। रैंक कोरिलेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस सो फार एंड असेसिंग ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसर्न्ड। जब आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करना होता है, जब आपको कभी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करने के लिए जजमेंट जो होते हैं, दो जजेस तीन जजेस के बीच में कोरिलेशन को मेजर करना चाहते हो, तो वहां पे भी जजमेंट जो होती है क्वालिटेटिव फैक्टर की होती है, तो उसके लिए भी हम लोग इस रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कहता है कि इन केस ऑफ क्वालिटेटिव रैंक्स आर एलोकेटेड एंड कोरिलेशन कम्यूटेड। आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि एट्रीब्यूट्स को हम रैंक दे देते हैं और बाद में उसके बीच में कोरिलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कहते हैं वेरिएबल को भी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, वेरिएबल से रिलेटेड कोरिलेशन भी मेजर कर सकते हैं। वेरिएबल को भी हम लोग रैंक देके उसको क्वालिटेटिव डाटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला काम आता है वो ये वाला आता है। आर का मतलब रैंक कोरिलेशन होता है, 6 आपको 6 है, ये आपका रैंक्स का डिफरेंस होता है, उसका स्केयर ले लिया जाता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। डी का जो स्केयर है वो डिफरेंस ऑफ द रैंक्स बिटवीन द पेयर्ड आइटम्स इन टू सीरीज। ये डी जो है वो डिफरेंस होता है और बाद में हम उसको स्केयर कर लेते हैं। डी का जो टोटल होता है ऑलवेज जीरो होता है, रैंक्स का जो डिफरेंस होता है ऑलवेज जीरो होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कई बार रैंक दे देते हैं, नंबर देते हैं, डी निकालने को बोल देते हैं, या डी दे देते हैं, रैंक दे देते हैं, तो आपको नंबर निकालने को आपको मतलब जो भी मिसिंग डाटा होगा उसके हिसाब से निकालने को बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए रैंक टाई हो जाए, तो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रैंक टाई कर जाते हैं, ऐसा पॉसिबल होता है। मान लीजिए आपके पास मार्क्स है, हालांकि ये क्वालिटेटिव डाटा नहीं है, क्वांटिटेटिव डाटा है। आपके पास एक S1 है, एक S2 सब्जेक्ट है, उनके बीच में हम लोग कोरिलेशन मेजर करते हैं। 10, 11, 15, 11, 20, 10 एंड 11 एंड 25, ये मार्क्स आए किसी स्टूडेंट के, ठीक है। और दूसरा है 12, 18, 16, 18, 15, 20, 24 एंड 18, ठीक है। ये दिए हुए हैं, आपको इसके बीच में रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो आपका, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा नहीं है, क्वांटिटेटिव डाटा है, तो इसको पहले रैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तो एट्रीब्यूट्स होते तो ऑलरेडी रैंक्स पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर रैंक्स हमें मालूम नहीं है, हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हमें पहले क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम R1 से शुरू करेंगे। R1 मतलब रैंक 1। अब देखो जो R1 है, ये रैंक्स आप छोटी वैल्यू को भी पहले दे सकते हो और बड़ी वैल्यू को भी पहले दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू को पहले रैंक दे रहा हूं। तो मैं यहां पर जो रैंक दे रहा हूं वो सबसे छोटी वैल्यू को पहले दे रहा हूं, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू को भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप बोलते हो मैं बड़ी को दे देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं बड़ी को दे देता हूं। 25 को सबसे पहला रैंक दिया जाएगा, फिर 25 के बाद 20 आएगा। देख लीजिए, सेकंड रैंक आप इसको दोगे। थर्ड रैंक आपका आ रहा है 15, ठीक है। फोर्थ रैंक आ रहा है आपका 11, एक 11 ये आ गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये तीन रैंक आपके टाई हो गए हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रैंक आपके टाई हो गए हैं। तो तीनों को जोड़िए और तीनों की एवरेज ले लीजिए। 4 + 5 + 6, ये हो गया 15 / 3, तो एवरेज आएगी 5। इनके सामने फोर्थ रैंक के लिए भी 5 कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ 3 आएगा ना, ये क्या हुआ, यहाँ 3 आएगा। यहाँ पर भी 5 कर दीजिए और यहाँ पर भी
5 कर दीजिए। तो जो टाइड रैंक है ना, कौन कौन सा रैंक टाई हुआ देख लीजिए। आपका 4th रैंक टाई हुआ, 5th और 6th टाई हुआ, उसको जोड़िए तीनों को और फिर बाद में उनकी एवरेज ले लीजिए। 4 + 5 + 6 को आप जोड़ोगे तो 15 बढ़ेगा। 15 की जब आप एवरेज लोगे तो 5 ईच आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 4, 5th, 6th रैंक हमारे टाई हो गए। अब हम 7th रैंक पर जा रहे हैं। अब देखिए हमारे जो 7th रैंक है वो भी टाई हो रहा है, ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो 7वां और 8वां रैंक भी आपका टाई हो रहा है। तो 7 और 8 को जोड़िए, 7 + 8 15 होता है, उसकी एवरेज ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 रैंक टाई हो रहे हैं। तो 7.5 यहाँ पर ये आ जाएगा और 7.5 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से रैंक एलोकेट कर दोगे इन केस ऑफ टाइड रैंक। दूसरी तरफ R2 अब दूसरे रैंक है, ठीक है। सबसे बड़ी फिगर यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी फिगर यहाँ पर 24 है, तो उसको हम रैंक को दे रहे हैं 1। 24 के बाद आपकी वैल्यू आती है 20, इसको हम रैंक दे रहे हैं 2। 20 के बाद हमारी वैल्यू आती है 18, तो आप देखिए थर्ड रैंक नहीं, हाँ, 3rd, 4th और 5th रैंक, 3rd + 4 + 5 12 डिवाइड बाय 3, तो इसको 4 रैंक। तो 3rd, 4th और 5th रैंक आपका अगेन टाई हो रहा है। तो 3rd, 4 और 5th को जब आप ऐड करोगे तो 12 बनेगा। फिर 3 रैंक टाई हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 4 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4, 4 एंड 4। तो 3rd, 4th और 5th रैंक आपके टाई हो गए। नेक्स्ट रैंक आपको 6th देखना होगा। 6th देखिए क्या होगा, 6th आपका 15 हो जाएगा, 16 होगा, और फिर ये 7th रैंक 15 हो जाएगा, और ये आपका 8th रैंक हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रैंक से एलोकेट करके क्वालिटेटिव डाटे में कन्वर्ट कर दिया है। और टाइड रैंक को भी मैंने यहाँ पे ट्रीट करके बताया, अगर कोई रैंक टाई होता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। और फिर हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, डी बोलेंगे। डी जो होता है बेसिकली डी डिफरेंस होता है R1 - R2 का, ठीक है। तो ये हो गया -0.5, ठीक है। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आएगा, -5। अब चेक कर लेना कैलकुलेशन प्लीज। ये आपके पास आएगा 5.5 और ये आएगा 4 और ये आएगा -3। इसको आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 0, ठीक है। ये जब आप इसको जोड़ोगे तो इट बिकम 0। इसको हम 0 काउंट करेंगे, ऑलवेज 0 बनेगा। आप चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन ऑलवेज 0 बनेगा। रैंक्स का जो डिफरेंस है इट्स ऑलवेज 0। फिर हम क्या करेंगे, जो इसका स्केयर करेंगे, आपको डी स्केयर चाहिए होगा, तो 0.5 × 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा 0.25। ये 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये 1 आएगा, ये 25 आएगा, और 5.5 × 5.5 ये बन जाएगा 30.25, ठीक है जी। देन ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा। ये बनिए, देखिए कितना होगा, 30.5 + 16 + 9 + 25 + 1 + 9 + 1.25, इट बिकम 91.5। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज़, ये बन गया 91.5, ठीक। अब हम फार्मूला लगाते हैं रैंक कोरिलेशन का, ये ठीक। रैंक कोरिलेशन का जब आप फार्मूला निकालोगे तो 1 - 6 सिग्मा डी स्केयर प्लस, अब जितनी बार रैंक रिपीट हुआ है उतनी बार m³ - m का हम इस्तेमाल करेंगे, प्लस कितनी बार रैंक रिपीट हुआ है। देखो पहले में 2 बार रैंक रिपीट हुए हैं, ठीक है। एक बार 15 रिपीट हुआ है, हाँ, एक बार 11 रिपीट हुआ है और दूसरी बार 15 हुआ है, ठीक है। और पहले में 2 बार रैंक रिपीट हुआ है तो 2 बार ये लग जाएगा, और दूसरे सब्जेक्ट में एक ही बार रैंक रिपीट हुआ है, 18 रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एक बार ये लग जाएगा। तो जितनी बार भी रैंक रिपीट होंगे आपका ये ऐड होता जाएगा। डिवाइड आपको n³ - n से करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बता दिया था। ये आपको मालूम है 1/12 आपको मालूम है। m का मतलब होता है कितनी बार रैंक रिपीट हो रहा है। तो आप देखो पहले केस में रैंक रिपीट हुआ है आपका 11, जो 11 रिपीट हुआ वो 3 बार रिपीट हुआ, तो m यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी m 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा रैंक जो रिपीट हुआ वो 11 हुआ है, नहीं, हाँ 10 हुआ, सॉरी 11 हो गया और 10 हो गया, तो m यहाँ पर 2 होएगा, 2 बार रैंक रिपीट हुआ है, ठीक है। और फिर दूसरे सब्जेक्ट में 18 रिपीट हुआ है, 18 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर m 3 आ जाएगा,
ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास रैंक कोरिलेशन आएगा इन केस ऑफ टाइट रैंक। आपके एग्जाम में इतना नहीं आता, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा फैक्टर आप ऐड करोगे, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में ये वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला आपको जरूर 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 याद करना है। इसमें 3 चीज़ें, एक तो रैंक कोरिलेशन, एक डी होता है और एक एन होता है। कोई भी 2 चीज़ें दे देते हैं, तीसरी निकालने को बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है सर। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हमने आगे डिस्कस करना है फीचर्स। फीचर्स क्या कहता है कि दिस इज ओनली मेथड जो रैंक्स पर बेस्ड होता है, यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का हम लोग यूज़ नहीं करते। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं करते। अगर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होती भी है ना, तो हम उसको भी रैंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, करके उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। हम लोग ये प्योर जो है रैंक बेस्ड है, और इसको ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों के लिए यूज हो जाता है। अप्लाइड टू द प्रॉब्लम विच observation can't be measured quantitatively but qualitative assessment is possible such as beauty and honesty। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड में कि ये कोई अजम्पशन नहीं लेता डाटे के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, चाहे आपका डाटा लीनियर हो, चाहे आपका डाटा नॉन लीनियर हो, नॉन पैरामेट्रिक है। मतलब यहाँ पर कोई अजम्पशन, पैरामेट्रिक अजम्पशन ये होती है कि लीनियर होना चाहिए डाटा। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन जहां से आप डाटा ड्रॉ कर रहे हो उसके बारे में इन्होंने कोई अजम्पशन नहीं लेनी है। यहाँ पर विदाउट एनी अजम्पशन सॉल्व किया गया है। तो आपका डाटा लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, ये मेथड लग जाएगा। आपको याद होगा कार्ल पियर्सन कहता है कि मेरा मेथड आप तभी अप्लाई कीजिए जब डाटा लीनियर होगा। अगर डाटा नॉन लीनियर है तो आप कार्ल पियर्सन का मेथड नहीं लगा सकते, बट इस केस में आपका डाटा लीनियर होगा, आपका डाटा नॉन लीनियर होगा, दोनों केसेस में ये लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, डी का जोड़ हमेशा 0 होता है, और ये एबनॉर्मल डाटे के केस में बहुत काम आता है, क्योंकि हर टाइप के डाटे को रैंक में कन्वर्ट कर देता है। तो आप डाटे में एबनॉर्मल फैक्टर्स भी होंगे तो भी वो रैंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस एबनॉर्मल फैक्टर का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स 1000 आए हैं, ठीक है, सपोज करो, और एक बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं, तो 1000 वाले को रैंक 1 देना है और दूसरे को 10 वो रैंक 2 देना है। और मान लीजिए 1000 की जगह 100 आए होते तब भी रैंक 1 और 2 ही आता। अगर मान लो 1000 की वजह 100 की वजह 11 और 10 आए होते तभी रैंक 1 और 2 होता। तो मतलब रैंक्स क्या करते हैं, बहुत बड़े अब नॉर्मल डाटे को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिव यानी कि रैंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी आपका रिलेटिव मेजर है, तो रिलेटिव मेजर होने का मतलब ये भी -1 और +1 के बीच में रहेगा, ये भी आपका यूनिट फ्री मेजर हो जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ से आप डाटा ड्रॉ कर रहे हो उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर के केस में भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद करते हैं मेरिट्स क्या है। मेरिट मैंने बता दिया, ये ओनली मेथड है जहाँ पर रैंक्स यूज होते हैं, एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल नहीं होता। लिमिटेशन की बात करते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों बता दिया। तो वहाँ पर वो वाला जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर क्लासेस वगैरह दी होती है, वहाँ पर हम लोग रैंक कोरिलेशन को नहीं लगा पाते, ठीक है। और एक और चीज़, जब डाटे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, पेयर्स बढ़ जाते हैं, तब भी हम लोग रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं करते। जब पेयर्स की गिनती 30 से ज़्यादा हो जाती है, 30 से ज़्यादा अगर पेयर की गिनती होगी तो भी हम लोग रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन में रिजल्ट देता है, क्योंकि आप एक्चुअल डाटे का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे। अब क्योंकि आप एक्चुअल डाटे का इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो ये आपको डाटे में जो रिजल्ट दे रहा है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेशन ही होंगे। ओके सर, ये मैंने बता दिया। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब n का साइज़ बड़ा हो जाता है, 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि आप रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये आपको ओनली अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आप एक्चुअल डाटे को नहीं ले रहे, ठीक है। तो दिस इज़ आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये आपका सेकेंड मैथड था। तीसरा मेथड आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड है, सबसे क्विकेस्ट और ईजिएस्ट मेथड है, ठीक है। सबसे इजी मेथड भी है कोरिलेशन मेजर करने का और सबसे क्विक भी है। याद करना, ये सबसे सिंपल भी है, सबसे कैजुअल भी है और सबसे क्विक मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने का। जब आप मैग्नीट्यूड के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होते हो, जब आप मैग्नीट्यूड से वरीड नहीं होते, आप जस्ट कोरिलेशन को मेजर करना चाहते हो, तो हम लोग कंकरेंट डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हो, सिर्फ आपको डायरेक्शन ऑफ चेंज पता करनी है या कोरिलेशन पता करनी है, मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आपको असर नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कोरिलेशन चाहिए, बहुत जल्दी पता करनी है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं पता करनी है, तो वहाँ हम कंकरेंट डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कंकरेंट डेविएशन शब्द इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो वेरिएबल्स हैं इस तरीके से, ये रहा आपका वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल की चेंज ऑफ डायरेक्शन मेजर कर लेते हैं और फिर जो कंकरेंट डेविएशन उनमें से आ रही है उसको उठा के फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं और फिर हम कोरिलेशन मेजर कर लेते हैं। अब देखिए दो वेरिएबल हो गया, एक एक्स और वाई, दोनों की आप कंकरेंट डेविएशन मेजर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन चेंज, एक्स कैसे चेंज हो रहा है उसको मेजर कर लेते हैं, वाई कैसे चेंज हो रहा है उसको मेजर कर लेते हैं। तो जिन पॉइंट्स में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं उनको हम कंकरेंट डेविएशन बोलते हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेंगे और फिर उससे हम कोरिलेशन मेजर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स में चेंज कैसे हो रहा है, एक्स के चेंज होने की डायरेक्शन क्या है। ये रहा आपके पास एक्स, ठीक है। हमने चेंज कैसे निकालना है, हर वेरिएबल को उसकी प्रीवियस फिगर के साथ कंपेयर करना है। अगर उसकी प्रीवियस फिगर से आप बढ़ रहे हो तो चेंज पॉजिटिव होगा, और अगर उसकी प्रीवियस फिगर के मुकाबले में आपकी वैल्यू फॉल कर रही है तो चेंज नेगेटिव होगा। ये देखिए एक्स के लिए सबसे पहली फिगर 112 है, ये तो किसी के साथ कंपेयर नहीं होगी, ये तो पहली ही फिगर है। अगली फिगर 125 है, 125 112 से ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 126 है, 126 125 से ज्यादा, अगेन पॉजिटिव हो गया, ठीक। 118 126 से कम है, 118 126 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये आपने माइनस कर दिया, यानी कि बस पिछली फिगर के साथ आप कंपेयर करते जाइए। अगर पिछली फिगर के साथ चेंज बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हो तो आपका पॉजिटिव चेंज होगा, अगर पिछली फिगर के मुकाबले में आपकी वैल्यू फॉल कर रही है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 118 और 118 आपका 0 हो गया, ठीक है। 121 को जब 118 से कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। देन 125 को 121 से कंपेयर करोगे तो बढ़ गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी। देन अगेन यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर इसकी जगह 0 आ जाएगा, चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर 131 आ गया, बिल्कुल सही है, 135। इस तरीके से हमने चेंज ऑफ डायरेक्शन निकाल लिए, ठीक है, dx के, इसको dx बोल दिया इन्होंने। सेम आपने y के निकाल लिए, y का शुरू की वैल्यू 106 थी, उसके बाद 102 हो गया यानी कि माइनस में चला गया, ठीक है। 102 सेम रह गया यानी कि 0 हो गया, 104 आया तो यानी कि बढ़ गई है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 98 हुआ तो माइनस हो गई है, फिर 96 हुआ तो माइनस हो गया पिछली फिगर के साथ, 97 हुआ तो प्लस हो गया, यहाँ पर भी आपको 0 लिखना है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। और फिर 95 हुआ तो माइनस हो गया, 90 हुआ तो माइनस हो गया। इस तरीके से आपने डायरेक्शन चेंज जो है वो दोनों वेरिएबल की निकाल लिया आपने। अब आप देखोगे इन दोनों में जो एक्स और वाई के आपने चेंज ऑफ डायरेक्शन निकाली है, दोनों में कंकरेंट डेविएशंस कहां पर आई? कंकरेंट डेविएशन मतलब दोनों वेरिएबल कब, किस किस समय, कितनी बार सेम डायरेक्शन में चेंज हुए हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, ये कंकरेंट डेविएशन नहीं है। ये प्लस है, ये 0 है, यहाँ पर भी आपकी कंकरेंट डेविएशन नहीं है। मल्टीप्लाई नहीं करने, आपने देखने कंकरेंट डेविएशन है कि नहीं है। कंकरेंट डेविएशन को प्लस से डोनेट करना है और बाकी सबको माइनस से डोनेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये भी कंकरेंट डेविएशन नहीं है। यहाँ पर 0 है, नो चेंज है, इसमें माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी कंकरेंट डेविएशन नहीं है। ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी कंकरेंट डेविएशन नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी चेंज पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर भी वेरिएबल पिछले वेरिएबल वैल्यू के मुकाबले में बढ़ रहा है और यहाँ पर भी पिछली वैल्यू के मुकाबले में बढ़ रहा है, तो इसको हम कंकरेंट डेविएशन बोलेंगे। एक कंकरेंट डेविएशन हमारी ये आ गई। तो कंकरेंट डेविएशन साइमल्टेनियसली चेंज अगर दोनों वेरिएबल्स में सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो उसको कंकरेंट डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी नो चेंज है और यहाँ पर भी नो चेंज है, तो ये भी दूसरी कंकरेंट डेविएशन है। चेंज ना आए दोनों में तब भी कंकरेंट डेविएशन है, दोनों में पॉजिटिव चेंज आ गया तो भी कंकरेंट डेविएशन है, दोनों में नेगेटिव चेंज आ गया तो भी कंकरेंट डेविएशन है, ठीक है। यहाँ आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कंकरेंट डेविएशन नहीं है। यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये भी कंकरेंट डेविएशन नहीं है। और इसके मतलब आपके पास कंकरेंट डेविएशन पूरे में 2 ही आए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, ये होता है RC प्लस माइनस। RC का मतलब होता है इन केस ऑफ कंकरेंट डेविएशन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना, 2C माइनस n अपॉन n, और इसके अंदर भी प्लस माइनस लगे हुए होते हैं। C का मतलब आपकी यहाँ पे कंकरेंट डेविएशन होगी और n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड। n का मतलब होता है आपने कितने पेयर्स को कंपेयर किया। तो यहाँ पर n का मतलब आपने कितने नंबर को कंपेयर किया, आपने कितने को कंपेयर किया, आपने n एक होता है बड़ा n, ठीक है, जिसमें 10 पेयर है, लेकिन आप स्मॉल n की बात करोगे तो 9 आएगा। 9 इसलिए आएगा क्योंकि आपने कंपैरिजन तो 9 का ही किया है। ये चेक कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर तो 10 हैं, बट 10 के 10 कंपेयर तो नहीं हुए, पहला तो किसी के साथ कंपेयर ही नहीं हुआ, कंपैरिजन तो आपने 9 पेयर्स का ही किया हुआ है। तो यहाँ पर n जो आएगा आपका 9 आएगा,
बड़ा एन आपका 10 आएगा और सी आपका 2 आएगा। इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पर प्लस और माइनस, अंदर भी प्लस और माइनस, बाहर भी प्लस और माइनस। एक काम कीजिए, आप चेक कर लीजिए इसका साइन क्या आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करके माइनस आ रहा है तो रूट के अंदर भी माइनस लगेगा, रूट के बाहर भी माइनस लगेगा। रूट के अंदर माइनस उसको प्लस करने के लिए होता है और बाहर मेन जो माइनस लगा हुआ है। लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव आता है फिर तो साइन लगाने की जरूरत नहीं, अंदर भी पॉजिटिव बाहर भी पॉजिटिव। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रूट के अंदर माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। जो साइन रूट के अंदर लगेगा वही साइन रूट के बाहर लगेगा। प्लस माइनस का मतलब दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस है। तो 2c माइनस एन अपॉन एन, अगर ये पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव लगेगा रूट के, और अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव लगेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक। चलिए अब मैं पढ़ा देता हूँ। A very simple and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of two variable। हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना चेंज आ रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैग्नीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। A very simple and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of two variable is the application of concurrent division। तो वहाँ पे हम concurrent division का इस्तेमाल करते हैं। concurrent division method is based on direction of change in the two paired variable। तो डायरेक्शन निकाल के हम लोग इसको निकालते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व इन अटैचिंग ए पॉजिटिव साइन, ये मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। और फिर कंकरेंट डिवीजन को आप लोगों ने जोड़ लेना है, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पर आर ये कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिवीजन हो गया, ठीक है, और सी का मतलब नंबर ऑफ कंकरेंट डिवीजन, एन का मतलब नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड, ठीक है। और ये बता रखा है कि इसका साइन अगर नेगेटिव होगा तो रूट के अंदर भी नेगेटिव लगेगा और बाहर भी नेगेटिव लगेगा, और इसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो रूट के अंदर भी पॉजिटिव लगेगा और बाहर भी पॉजिटिव लगेगा, ठीक है सर। चलिए ये हो गया आपका कंकरेंट डिवीजन। इसके मेरिट डिमेरिट पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ऑफ कोर्स कैसे, अब नॉर्मल आइटम से ना तो रैंक कोरिलेशन प्रभावित होता है ना ये प्रभावित होता है। ध्यान दीजिए, कार्ल पियर्सन का मेथड अब नॉर्मल आइटम से प्रभावित होगा, लेकिन ये मेथड और इससे पिछले वाला मेथड रैंक कोरिलेशन भी आपके अब नॉर्मल आइटम से प्रभावित नहीं होता और ये भी प्रभावित नहीं होता, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है, ये बड़े चेंज और छोटे चेंज को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, और ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट इंडिकेट करता है कोरिलेशन का, बड़े चेंज और छोटे चेंज को इंडिकेट नहीं करता, और ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है कोरिलेशन का, क्योंकि आप एक्चुअल मैग्नीट्यूड को तो यहाँ पर लेते ही नहीं हो। तो ये सबसे ईजी और क्विकेस्ट मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट को मेजर करने का। इसके बाद हमारा आगे जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर। तो हमने कार्ल पियर्सन शुरू करके कंकरेंट डिवीजन तक कैलकुलेट करना सीख लिया। हमने कोरिलेशन को ग्राफिक मेथड, स्कैटर डायग्राम से भी मेजर कर लिया। फिर हम लोगों ने अलजेब्रिक में कार्ल पियर्सन का मेथड भी कर लिया। फिर हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन भी कर लिया। फिर हम लोगों ने एंड में आके यहाँ पर कंकरेंट डिवीजन का मेथड भी कर लिया है। तो हमारे कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़े से पॉइंट डिस्कशन और है, तो थोड़ा सा मैं आपके डिस्कशन करता हूँ। आइए, मान लीजिए आप पॉपुलेशन की कोरिलेशन को मेजर करना चाहते हो। आप जो कोरिलेशन मेजर करते हो ना, आपको मालूम है जो कोरिलेशन आप मेजर करते हो वो सैंपल की कोरिलेशन होती है, ठीक है, क्योंकि हम सैंपल से डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें से सैंपल ड्रॉ करके हम सारे कैलकुलेशन करते हैं। हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कभी भी काम नहीं कर पाते। रीजन पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और हमारे पास उतना रिसोर्स और टाइम नहीं होता हम पॉपुलेशन के ऊपर काम कर सके, तो हम लोग हमेशा सैंपल ड्रॉ करके निकालते हैं। तो अगर मान लो हमें पॉपुलेशन की कोरिलेशन निकालनी है, पॉपुलेशन की कोरिलेशन को पी बोलते हैं। पॉपुलेशन की कोरिलेशन क्या आर के बराबर आएगी? आर मतलब आपका ये आर सैंपल कोरिलेशन है, ठीक है, और पी जो आपका होगा वो पॉपुलेशन कोरिलेशन है। तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगी, लेकिन मुझे तो पॉपुलेशन कोरिलेशन चाहिए और करनी भी रैंक कोरिलेशन है। तो मैं क्या करूंगा, रैंक कोरिलेशन के साथ डिस्पर्शन को एडजस्ट कर दूंगा। आपको याद है कि जब हम डिस्पर्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने क्या किया था, मीन में डिस्पर्शन को एडजस्ट करके एक रेंज बना ली थी, और मैंने बोला था इस रेंज में ज्यादातर वैल्यू फॉल कर जाएंगी। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, डिस्पर्शन चेक कर लेंगे कि ये डिस्पर्शन कितनी है, पॉपुलेशन और आपके सैंपल में डिस्पर्शन कितनी है, और उस डिस्पर्शन को इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो एक लिमिट बना लेंगे, इसमें हम लोग डिस्पर्शन को एडजस्ट करेंगे, और डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोबेबल एरर। यानी कि हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं
सैंपल कोरिलेशन और सैंपल कोरिलेशन में हम लोग एडजस्ट करते हैं प्रोबेबल एरर को। प्रोबेबल एरर बेसिकली डिस्पर्शन होती है पूरे डाटे की, कि पूरे डाटे में डिस्पर्शन कितनी है, और उस डिस्पर्शन को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं उसके साथ हमारे सैंपल कोरिलेशन में। तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है, वो रेंज के अंदर हमारी पॉपुलेशन कोरिलेशन जो होती है वो फॉल करती है। तो आप कह सकते हो ये पॉपुलेशन कोरिलेशन निकालने के लिए अगर मेरे को रैंक कोरिलेशन सैंपल की कोरिलेशन निकालनी पड़ेगी, और फिर मुझे उस पूरे डाटे की डिस्पर्शन भी निकालनी पड़ेगी, ताकि मैं ये जान सकूं कि कितना बिखराव है डाटे में। जितना डिस्पर्शन ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा, उतना मुझे मुश्किल आएगी सैंपल की कोरिलेशन से पॉपुलेशन की कोरिलेशन निकालने में। तो मैं क्या करूंगा, पूरे डाटे की डिस्पर्शन चेक कर लूंगा, सैंपल्स वगैरह की डिस्पर्शन चेक करके उस सैंपल की कोरिलेशन में उसको एडजस्ट कर दूंगा, एक बार प्लस कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा, कि रेंज बन जाएगी, और उस रेंज के अंदर पॉपुलेशन की कोरिलेशन फॉल करती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन की कोरिलेशन। ये देखिए, टू फाइंड द कोरिलेशन इन पॉपुलेशन वी कैलकुलेट द अपर एंड लोअर लिमिट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे आती है, ये आपकी क्या होगी, आर क्या होगी, सैंपल की कोरिलेशन। सैंपल की कोरिलेशन में हम लोग पॉपुलेशन का जो डिस्पर्शन है, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में जो डिस्पर्शन है उसको एडजस्ट कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, और ये एडजस्ट करके एक रेंज आ जाती है। अगर प्लस करोगे तो हायर वैल्यू आ जाएगी, एक बार माइनस करोगे तो लोअर वैल्यू आ जाएगी। उस रेंज के अंदर ही हमारी पॉपुलेशन की कोरिलेशन फॉल करती है। अब सवाल आता है कि प्रोबेबल एरर क्या होता है। प्रोबेबल एरर बेसिकली ये होता है, ठीक है। प्रोबेबल एरर डिस्पर्शन को मेजर करता है जो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में होती है। जो सैंपल्स और पॉपुलेशन के बीच में डिस्पर्शन होती है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं प्रोबेबल एरर से। और प्रोबेबल एरर को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर का सहारा लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली सैंपल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबल एरर को कंबाइन करके ओवरऑल डिस्पर्शन मेजर कर लेते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से आप ओवरऑल डिस्पर्शन मेजर कर लेते हो, और उस डिस्पर्शन को हम लोग सैंपल की कोरिलेशन में एडजस्ट करके पॉपुलेशन की कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहा स्टैंडर्ड एरर। पहले हमें स्टैंडर्ड एरर मेजर करना पड़ता है। स्टैंडर्ड एरर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन होता है। ये इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं इन केस ऑफ सैंपल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये बेसिकली सैंपल्स की डिस्पर्शन को मेजर कर लेता है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0.6745 से। 0.6745 से जब आप स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास प्रोबेबल एरर आ जाता है। ये प्रोबेबल एरर बेसिकली, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोबेबल एरर ओवरऑल डाटे में जितना एरर होता है, जितनी डिस्पर्शन होती है, उसको मेजर करता है। पॉपुलेशन में जितनी डिस्पर्शन होती है उसको मेजर कर लेता है। ये हम लोग या स्टैंडर्ड एरर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपल की डिस्पर्शन मेजर कर लेते हैं, और फिर जब हम उसको आप 0.6745 करते हैं तो उससे हम लोग सैंपल की डिस्पर्शन आ जाती है, तो सॉरी, पॉपुलेशन की डिस्पर्शन आ जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली जो सैंपल्स है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ठीक है। और फिर जब हम उसको 0.6745 उसका कर देते हैं तो हमारे पास आता है प्रोबेबल एरर, जो कि डिस्पर्शन होती है पॉपुलेशन की। फिर अब इस डिस्पर्शन को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं सैंपल की कोरिलेशन में। एक लोअर लिमिट आ जाती है, एक अपर लिमिट आ जाती है, तो उस लिमिट के अंदर हमारा क्या फॉल करता है, पॉपुलेशन की कोरिलेशन फॉल करती है। आपको इतना ही डिस्कशन करनी है इसके ऊपर। हालांकि मेन क्लासेस में मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन की थी, काफ़ी डिटेल में इस लॉजिक को समझाया था। 2 बार मैंने आपके साथ ये डिस्कशन की थी। अगर वो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है सर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड एरर निकालने को बोलता है। और फिर आपको ये भी याद करना है कि स्टैंडर्ड एरर को 0.6745 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबल एरर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर को अगर आप 0.6745 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबल एरर आ जाएगा, ठीक है। उस प्रोबेबल एरर को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी एडजस्ट कीजिए आप सैंपल की कोरिलेशन में। एक बार प्लस कर दीजिए सैंपल की कोरिलेशन में, एक बार माइनस कर दीजिए, तो आपके पास पॉपुलेशन की कोरिलेशन की एक रेंज आएगी, एक अपर लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है सर। तो सर अभी तक हम लोग जो कार्ल पियर्सन हो गया, या रैंक कोरिलेशन हो गया, या कनकरेंट डेविएशन हो गया, वहां हर जगह हम लोग सैंपल की कोरिलेशन मेजर कर रहे थे। बिल्कुल, वहां पे हम लोग हर जगह सैंपल की कोरिलेशन मेजर कर रहे थे। यहां हम लोग पॉपुलेशन की कोरिलेशन मेजर करने की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम डिस्पर्शन निकाल रहे हैं, और डिस्पर्शन को यहाँ पे प्रोबेबल एरर बोला गया। उस प्रोबेबल एरर को हम लोग सैंपल की कोरिलेशन में एक बार ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। हमारे पास एक रेंज आ जाती है, उस रेंज में हमारी पॉपुलेशन की कोरिलेशन फॉल करती है।
अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर अगर एरर ही बहुत बड़ा हुआ तो भी हम पॉपुलेशन की कोरिलेशन निकालेंगे। याद रखिए, अगर एरर का साइज बहुत बड़ा होगा तो हम कभी भी, ध्यान दीजिए, कभी भी पॉपुलेशन की कोरिलेशन निकालेंगे नहीं। एरर का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर का साइज कितना। अगर एरर का साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत लार्ज होगा, तो हम कभी भी सैंपल की कोरिलेशन से पॉपुलेशन की कोरिलेशन नहीं निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर कितना एरर सिग्निफिकेंट है? हम बोलेंगे कि अगर आर जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, 6 प्रोबेबल एरर से, तो हम मानेंगे कि प्रोबेबल एरर छोटा है और आर सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर हम आर का इस्तेमाल कर लेंगे पॉपुलेशन कोरिलेशन निकालने के लिए। अगर आर ऐसा है तो आर नॉट सिग्निफिकेंट है। इस केस में हम आर का इस्तेमाल पॉपुलेशन कोरिलेशन यूज करने के लिए नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि आर एरर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आर एरर को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपकी सैंपल कोरिलेशन उस एरर से ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि आपकी जो सैंपल की कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। याद रखना, शब्द याद रखना, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब उसमें एरर कम है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डाटे में एरर कम है, उसका उस रैंक कोरिलेशन का या जो कोरिलेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है पॉपुलेशन की कोरिलेशन निकालने में, ठीक है। अगर एरर, और इस केस में अगर आप सेकंड केस में देख लीजिए, एरर बहुत बड़ा है। अगर एरर बड़ा है, कितना बड़ा है? अगर आप एरर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो रैंक कोरिलेशन को या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को या कोरिलेशन को एक्सीड कर जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए एरर बहुत बड़ा है। ऐसे केस में आर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जब आर सिग्निफिकेंट नहीं है तो आर का इस्तेमाल आप पॉपुलेशन कोरिलेशन निकालने के लिए कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये पॉइंट यही लिखा हुआ है कि आर जो है, अगर प्रोबेबल एरर आर से बड़ा है तो कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। कितना आप एरर एक्सेप्ट कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी दी है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जब आप प्रोबेबल एरर यूज़ करोगे, प्रोबेबल एरर तभी यूज़ करिए जब आप सैंपल जो आपने सैंपल निकाला, सैंपल से आपने कोरिलेशन निकाली, सैंपल का फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर ओवरऑल डिस्पर्शन निकाली, प्रोबेबल एरर निकाला, तो सारी कैलकुलेशन आप देखोगे ना, आप सैंपल पे कर रहे हो। तो जो सैंपल आप निकाल के ला रहे हो, जिस सैंपल के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, वो सैंपल कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी तो है ना। पहली बात, सैंपल ऐसे डाटे से निकला होना चाहिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा हो, ठीक है। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो हम वहाँ से सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन गलत होगी। दूसरा, सैंपल, सारी कैलकुलेशन सैंपल पर होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, सैंपल को हम अनबाइज्ड मैनर से कलेक्ट करके लाए होंगे, रैंडम सैंपल होना चाहिए। सैंपल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक होता है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग से सैंपल निकला होना चाहिए, यानी कि सैंपल बाकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, तो ही हम लोग ये सारा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग सिर्फ सैंपल कोरिलेशन तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है। तभी हम पॉपुलेशन कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूं जो भी मैंने बताया। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कोरिलेशन मेजर किया है, चाहे आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर लो, चाहे आप रैंक कोरिलेशन की बात कर लो, चाहे आप कंकरेंट डेविएशन की बात कर लो, वो सारी सैंपल की कोरिलेशन है। और अगर हम उस सैंपल की कोरिलेशन से पॉपुलेशन की कोरिलेशन को मेजर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबल एरर निकालना पड़ेगा। प्रोबेबल एरर आप सैंपल की कोरिलेशन में एडजस्ट कर दीजिए। प्रोबेबल एरर बेसिकली डाटे की डिस्पर्शन को इंडिकेट करता है कि डाटे में कितना बिखराव है, सैंपल पॉपुलेशन से कितने डिफरेंट हैं, उसको इंडिकेट करता है। और अगर वो हम लोग सैंपल की कोरिलेशन में एडजस्ट कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन की कोरिलेशन की एक रेंज आ जाएगी जिसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन की कोरिलेशन उसमें फॉल करेगी। अब प्रोबेबल एरर निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड एरर का 0.6745 कर लीजिए तो आपके पास प्रोबेबल एरर आ जाता है। अगला सवाल है कि क्या एरर, कितना भी एरर एडजस्ट होगा? नहीं। अगर एरर का जो साइज है बड़ा होगा तो हम मानेंगे कि जो सैंपल की कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। कितना साइज एक्सेप्ट करोगे? हमें आर को चेक करना है कि आर की वैल्यू, अगर मैं एरर को 6 से मल्टीप्लाई करूं और फिर आर के साथ कंपेयर करूं तो आर की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू से कम या उसके बराबर भी है तो मानेंगे कि आर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, एरर ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर पॉपुलेशन कोरिलेशन नहीं निकालेंगे। एक चीज़ और याद रखनी है, ये सारी
तामझाम जो आपने कैलकुलेट किया है वो सैंपल पर कैलकुलेट किया है, तो सैंपल को निकालने का तरीका कैसा होना चाहिए, जिस डाटे से आपने सैंपल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा होना चाहिए, सैंपल की जो टेक्निक होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड का मतलब ये होना चाहिए कि वो रैंडम सैंपलिंग हो और सारी कैलकुलेशन सैंपल पर होनी चाहिए, तभी ये हम प्रोबेबल एरर या पॉपुलेशन की जो कोरिलेशन निकालने का कंसेप्ट फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिर्फ सैंपल की कोरिलेशन तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमें ये देखना होता है कि दो वेरिएबल अगर वो रिलेटेड है, अगर दो वेरिएबल रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर दो वेरिएबल रिलेटेड है वो कितने रिलेटेड है, कितने रिलेटेड है, उसको मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का सहारा लेते हैं। सपोज करो हमारे और मेरे और आपके बीच में एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया मैं आप पे टोटली डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे पे डिपेंडेंट हो। तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो मेरे में जितना भी चेंज आएगा वो ऑलवेज आपकी वजह से आएगा। ठीक है, आप जब भी चेंज करोगे मेरे में चेंज आएगा, मेरे में अपने आप कोई चेंज नहीं आ सकता, मेरे में अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा अपने आप। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं आप पे 80% डिपेंड करता हूं, है ना, आप मेरे और बीच में जो कोरिलेशन है वो 80% है, तो मतलब ये होगा कि मेरे में जितना भी चेंज आएगा उसका कुछ पार्ट आपकी वजह से आएगा और कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा टोटली आप पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरे और आपके बीच में मान लीजिए 80% कोरिलेशन है, मतलब मैं 80% आपके ऊपर डिपेंड करता हूं और 20% मैं अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता हूं। तो मेरे में जब भी चेंज आएगा तो वो 80% आपकी वजह से आएगा और 20% अदर्स की वजह से आएगा। जो मेरे में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे वेरिएंस आया है, और जो आपकी वजह से आएगा उसको बोलेंगे एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और जो अदर फैक्टर की वजह से आया है उसको बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसी को मेजर करता है कि कितने परसेंट आप डिपेंडेंट हो अपने दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जितने ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, जितनी ज्यादा कोरिलेशन होगी दोनों वेरिएबल के बीच में, उतनी डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, जितनी कोरिलेशन कम होगी उतनी डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसी चीज को मेजर करता है। डिटर्मिनेशन का मतलब डिपेंडेंस होती है, डिपेंडेंस की डिग्री को मेजर करना है। ऑफ कोर्स दो वेरिएबल अगर रिलेटेड है तो उनमें इंटरडिपेंडेंस तो होगी ही होगी। अब हमें उसकी डिग्री मेजर करनी है कि कितने परसेंट वो डिपेंडेंसी है, कम है या ज्यादा है, उसको मेजर करना है। हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में उसको मेजर करते हैं। समझ आया आपको? दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर हम दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो ऑफ कोर्स रिलेटेड का मतलब ही हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ये देखना हो कि कितने कैसे रिलेटेड है तो आप चेंज करके देख लीजिए, एक वेरिएबल में चेंज करिए, दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम पता चल जाएगा डिपेंडेंट है। तो कितने परसेंट डिपेंडेंट है उसको मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का सहारा लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब होता है ये बता देता है कि कितने परसेंट डिपेंडेंट हो। ठीक है, और 1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब होता है कितने इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में जितना चेंज आ रहा है वो 1 माइनस आर स्क्वायर से आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोरिलेशन 0.80 है हमारे और आपके बीच में, तो इसका मतलब 64% मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं और 36% में अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उस चीज को मेजर करता है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी कोरिलेशन पे ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने डिपेंडेंसी है, जितना भी कोरिलेशन होगा उसको डबल उसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे बीच में 0.6 का कोरिलेशन है, 0.6 का कोरिलेशन का मतलब होगा 36% में आप पे डिपेंडेंट हूँ, जब भी मेरे में चेंज आएगा 36% आपकी वजह से आएगा, 64% अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा। अगर मेरे और आपके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो मैं 100 का 100% आप पे डिपेंडेंट हूं, मेरे में जब भी चेंज आएगा वो सारा का सारा आपकी वजह से आएगा। ठीक है, तो इसी को हम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलते हैं, जो आपकी वजह से आएगा। टोटल वेरिएंस जो मेरा टोटल चेंज आएगा मेरे में, और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो आपकी वजह से आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, ऐसे भी निकाल सकते हो, उसको आर स्क्वायर से भी डोनेट कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये डिपेंडेंसी क्यों मेजर करनी है? डिपेंडेंसी इसलिए मेजर करनी होती है ताकि हम दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, एक वेरिएबल दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना चेंज कर सकता है, उसको मेजर करना हो तो आपको डिपेंडेंसी की डिग्री मेजर करने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है सर, जैसे सपोज करो आर अगर 8 है, ठीक है, तो इसका 8 ये 0.8 है, आर 8 है, तो इसका मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 64% है। 64 आप अपने दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, 36% आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो।
और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन आपको इंडिपेंडेंसी को इंडिकेट करता है, कितने इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे टोटल चेंज आया और ये आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का मतलब जो अपने आप में चेंज आ रहा है, जो किसी फैक्टर की वजह से नहीं आ रहा, अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, वो इसको हम 1 माइनस आर स्क्वायर से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल चेंज 1 होता है, आर स्क्वायर जो दूसरे फैक्टर की वजह से आया वो चेंज वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन आएगा। सपोज करो आर आपका 0.8 है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर 64% हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितना वेरिएबल मेरे में चेंज आएगा वो 64% आपकी वजह से आएगा। इसका मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया 36%, और मेरी दूसरे फैक्टर की वजह से जो चेंज आएगा यानी कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 36% हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ये आपका रिव्यू ऑफ कोरिलेशन है, ये मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। द बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको ये तभी काम करता है अगर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, दो वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट होते हैं, अनकोरिलेटेड होते हैं, तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होता है। अगर मान लीजिए दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, शब्द क्वेश्चन में आ गया कि दो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप याद रखिए दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो 0 होगा। दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो 0 हो जाएगा, उनको आप मेजर करने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन 0 निकल आए, तो जरूरी नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट होंगे, वाइस वर्सा नहीं सही होता। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लीजिए दो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोरिलेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोरिलेशन आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोरिलेशन मेजर करते हो किसी की और वो 0 आ जाती है, दैट डजंट मीन्स कि वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ये हो सकता है कि उनके बीच में नॉन लीनियर कोरिलेशन हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो नहीं एग्जिस्ट कर रही। यानी कि 0 का मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंसी का मतलब 0 है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कोरिलेशन 0 है, लेकिन अगर मान लो कोरिलेशन 0 आती है, दैट डजंट मीन्स कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। हो सकता है उनमें नॉन लीनियर कोरिलेशन हो। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए प्लीज। ठीक, और इस पूरे कोरिलेशन का पॉइंट था, कई बार दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड नहीं होते, दिख रहे होते, लेकिन कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन किसी थर्ड फैक्टर की वजह से उनके बीच में कोरिलेशन होता है, तो हम उनको स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं, नॉन सेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं उनको। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है सर, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको कर लेते हैं। स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर आपके पास 0.7 आ गया, वैल्यू ऑफ एन इज 5। ठीक है, कंक्लूड दैट आर इज हाईली सिग्निफिकेंट। कहता है आर सिग्निफिकेंट। आपको याद होना चाहिए जब सिग्निफिकेंसी की बात आती है तो पॉपुलेशन कोरिलेशन की बात आती है, तो चेक कर लेते हैं एरर कितना है। तो आप प्रोबेबल एरर निकाल लीजिए पहले। ठीक है, प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आर उससे बड़ा होगा तो इसका मतलब आर सिग्निफिकेंट है, नहीं तो नहीं है। तो 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कितना है n 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, तो R अगर ये है 6 प्रोबेबल एरर, यस है, इफ यस R इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, इफ नॉट R इज नॉट सिग्निफिकेंट। लो, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, 9th हमारा हो गया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर व्हेन द प्रोबेबल एरर इज 0.25। 0.25 प्रोबेबल एरर है और n आपका 9 है। आपको बोला गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। आपको मालूम है जो प्रोबेबल एरर होता है वो होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। आपके पास प्रोबेबल एरर है 0.2, 0.6745 माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, और n आपके पास 9 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास R आ जाएगा। ठीक, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सैंपल ऑफ 100 पेयर ऑफ आइटम इज 0.9। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ R 0.9 है, सैंपल आपने 100 पेयर, n आपके पास 100 है।
विद इन what limit does it hold good for another sample taken from the same universe। कहते हैं विद इन what limit does it hold good for another sample taken from the same universe। कहता है कि अगर आप सेम यूनिवर्स से एक और सैंपल लो तो उसकी कोरिलेशन कितनी आ सकती है, उसकी रेंज क्या होगी। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन की रेंज निकालने को बोल रहा है। पॉपुलेशन की रेंज होती है कोरिलेशन की रेंज प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। तो एक काम करते हैं ना, प्रोबेबल एरर निकाल लेते हैं। ये आपका प्रोबेबल एरर आ जाएगा 1.6745 माइनस 1 माइनस 0.92 का सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पर का स्क्वायर है अपॉन √100। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रोबेबल एरर आएगा, एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, आपके पास एक रेंज आ जाएगी। तो वही आपकी पॉपुलेशन की कोरिलेशन आएगी और उसी में नए सैंपल की कोरिलेशन भी उसी रेंज में रहने की संभावना होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। u आपके पास दिया हुआ है 6 - 5x और v आपके पास दिया हुआ है, v मैं निकाल लेता हूँ, ये आपके पास है 3y अपॉन, ये देखिए 3y अपॉन 7 माइनस 20 अपॉन 7, ठीक है। और कोरिलेशन जो आपको दी गई है r, वो x और y के बीच में दी गई है, वो है 0.78 और आपको पूछा गया है u एंड v के बीच की कोरिलेशन। तो आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन जनरली सेम होती है, बट साइन का ध्यान देना। यहाँ देखिए स्केल चेंज हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, या पॉजिटिव साइन आ रहा है। देखो इसका और इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो ओरिजिन चेंज हो रहा है, इसका तो कोरिलेशन के ऊपर फर्क पड़ता नहीं पड़ता, स्केल का भी नहीं है। लेकिन साइन ध्यान दीजिए ना, स्केल चेंज करते समय एक में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ये हो जाएगा माइनस 0.78 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ईजी होता है, साइन का ध्यान देना है आपने। कहते हैं कि ये है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये लीनियर लाइन है और कोरिलेशन में लीनियर लाइन या तो ये वाली होगी, ठीक है, या ये वाली होगी। ये तब होगी इफ b इज पॉजिटिव और अगर b नेगेटिव है तो ये वाली होगी। तो ये व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच में, ये लीनियर लाइन है, सीधी लाइन है, लीनियर है, या तो +1 होगा या माइनस होगा। इस केस में आपकी कोरिलेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू -1 और इस केस में जो कोरिलेशन होगी r इज इक्वल टू +1। डिपेंड करता है लाइन कौन सी है, तो ये b पे डिपेंड करेगा। अगर b माइनस में है तो ये वाली लाइन हो जाएगी, तो कोरिलेशन -1 हो जाएगा, और अगर b पॉजिटिव है तो ये वाली लाइन हो जाएगी, तो कोरिलेशन +1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिवीजन ऑफ p पेयर्स है ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाइंड टू बी 1 √3। तो आप देखिए आपके पास पूछा गया है कंकरेंट डिवीजन है 1/3 √3, ये होता है प्लस माइनस 2c प्लस माइनस -n/n, ये होता है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। कंकरेंट डिवीजन 6 है और p की वैल्यू पूछी है। अब देखिए 1/√3 प्लस माइनस 2, c कितना है 6 है, -n/n, तो मान के चलते पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव लगेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो साइन भी, इसका मतलब कोरिलेशन पॉजिटिव है तो साइन अंदर भी और बाहर भी पॉजिटिव लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव लग जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो n आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपके पास p का आंसर आएगा। जो भी n आएगा, मान लीजिए वो 9 आया, तो p जो आएगा 9 + 1 आएगा, वो 10 आएगा। क्योंकि पेयर्स कितने हैं वो आपको आंसर में लिखने हैं, 9 नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि आपको कंपेयर तो एक लेस किया होगा। अब इसको मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ कितना आएगा। स्केयर करोगे तो आपके पास 1/3 आएगा इज इक्वल टू 12 -n/n आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल 36 -3n, ठीक, और 4n इज इक्वल 36, n इज इक्वल टू 9। तो बाई चांस 9 ही आ गया, 9 आ गया तो p आप उसमें ऐड कर लीजिए, आपके पास 10 आ रहेगा। याद रखिए यहाँ पर जो n आएगा ना वो लेस देन 1 होगा। रीजन क्योंकि जब आप कंकरेंट डिवीजन कंपेयर कर रहे हो तो एक लेस को कंपेयर करते हो, ठीक है, आपको पता है, ये फर्स्ट को कंपैरिजन नहीं ना कर पाते इसलिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक बिटवीन 2 जजेस A एंड B ऑफ 8 स्टूडेंट, आपका n 8 है और D
स्केयर आपका 21 है। रैंक कोरिलेशन पूछा है, सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स यानी कि डी स्केयर आ गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8 है। तो आपको मालूम है आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर एन क्यूब माइनस एन। तो आप सोचिए 1 माइनस 6 इंटू कितना है 21 है, एन क्यूब माइनस एन को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास रैंक कोरिलेशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। आपको बताना है कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, तो आपको कोई पॉपुलेशन कोरिलेशन का पॉइंट आएगा, जहां पर भी सिग्निफिकेंस का पॉइंट आएगा वो पॉपुलेशन कोरिलेशन का पॉइंट आएगा। तो आप चेक कर लेते हैं, अगर आप चेक करिए प्रोबेबल एरर निकाल लीजिए। प्रोबेबल एरर होता है 0.6745 अपॉन 1 माइनस आर कितना है 0.4 का स्क्वायर अपॉन √10। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास प्रोबेबल एरर आ जाएगा। फिर आप चेक कर लिए आर जो है वो ग्रेटर देन है 6p, अगर यस आ गया यस, और अगर नो, ये आर छोटा लिखना है आपको यहां पर। ठीक है, सिग्निफिकेंट है और नो नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको कर लेना। तो मेरी तरफ से आपका रिवीजन कोरिलेशन की मैंने करवा दी है, आपको मीनिंग से लेके एंड तक मैंने आपको हर चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो आपके साथ डिस्कस की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।